अस्सलाम वालेकुम। आ जाइए बस। नहीं नहीं Yes. अस्सलाम ठीक है। वालेकुम, गुड सही मॉर्निंग, टाइम पे गुड मॉर्निंग, वेलकम टू राइज एंड Good morning. शाइन विद 365। आई होप आपकी भी सुबह उतनी ही खूबसूरत और फनी हो जितनी मेरी और जुहेब की होती है। एरियल शॉट थोड़ा रुक गया था या मैं स्लो जल्दी था देखिए क्या था? आपको पता है ना, वो रेड लाइट जब ऑन होती है तब हम Okay. नाज़रीन के सामने होते हाँ। हैं। कभी देखें ऐसा भी होता है कि एक्टर बता रहा है एंकर को कि क्या करना है। रेड लाइट ऑन हो जाए तो देखे बी केयरफुल अबाउट इट कि रेड लाइट ऑन हो चुकी है। रेड लाइट, देयर ग्रीन इज लाइट, नो मार्जिन फॉर यू। ऑरेंज लाइट बीच में नहीं है, या तो रुक जाए या चले जाए, या चले जाए। ऐसे ही है जी। तो फिर हाँ, कैसी हैं आप? ठीक ठाक मैं हैं? ठीक हूँ। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू, बहुत लेकिन शुक्रिया। जो असल बात आप बताना चाह रहे हैं, मुझसे पूछने की कोशिश कर रहे जी। हैं, वो बताए ना। अच्छा, मैं देखिए आप को ये पता है कि हमारा जो ये सेगमेंट्स हम करते हैं इसके बारे में मुख्तलिफ सेगमेंट्स के बड़े अच्छे अच्छे फीडबैक्स आते हैं और ख़ास तौर पर ओवरसीज़ का जो सेगमेंट है इस पर फीडबैक कैसा आ रहा है? कोई अंदाज़ा है आपका? मुझे तो लग रहा है अच्छा आ रहा है, बिकॉज हम जब उनसे बात भी कर रहे होते हैं वो बहुत एक्साइटेड फील करते जी। हैं और अच्छे कर रहे होते हैं। अच्छा नहीं, बातें- बहुत अच्छा आ रहा है। ये देखिए ये अच्छा। चल भी रहा है, ये हम नाज़रीन को भी दिखा रहे अरे हैं वाह। कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कितना ज़बरदस्त हमें रिस्पांस दे रहे हैं। ये देखिए फीडबैक दे रहे हैं, कितना अच्छा, कितनी खुशी होती है ना कि आपकी कोई एफर्ट। दैट इज सो नाइस कि हमारी एफर्ट्स जो इंक्लूसिविटी की है वो सराही जा रही है और हमारी टीम की एफर्ट इसमें बहुत ज़्यादा होती है। आसान नहीं होता पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानियों को बिल्कुल अलग टाइम जोन में कैच करने के लिए। सो दैट्स वंडरफुल। उनकी बड़ी बात है कि वो आते हैं और शो पर बात करते हैं। अच्छा देखिए, मकसद हमारा सबक यही था कि कुछ ऐसा किया जाए कि कुछ नया भी हो और लोगों को वो चीज़ दिखाई जाए जिससे उनकी बेहतरी भी हो किसी भी सूरत। बिल्कुल। सिर्फ एंटरटेन करना ही मकसद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये और आई थिंक वो सेगमेंट में सबसे ज़्यादा जो हमारी यूथ है और जो लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बाहर ढूंढ रहे हैं उनको बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है और आइडियाज़ मिलते हैं कि वो कैसे अप्लाई कर सकें। और आप देखें गिरने संभलने से और हारने जीतने से भी कुछ आपकी जुड़ी कोई अच्छी बात भी है। बिल्कुल ऐसे ही है। आज की हमारी अच्छी बात भी यही है कि नाकामी शिकस्त जो है इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। ये लाइफ के चैप्टर्स हैं जो हमारी ज़िंदगियों में चलते रहते हैं, तो अपना दिल छोटा ना करें अगर आप गिर जाएं या फेलियर आपकी ज़िंदगी में आए सामने, बहुत ज़रूरी है। और ऑल्सो विथ माई किड्स ज़ोहेब, मैं यही बताती हूँ कि फेलिंग इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ विनिंग। बिल्कुल। जब तक आप फेल और होते रहेंगे तो ही आप विन कर कोटेबल सकेंगे। कोड्स भी ऐसी हैं कि विनिंग एंड लूजिंग इज टेम्परेरी, गिविंग अप इज व्हाट मेक्स इट परमानेंट। बिल्कुल ऐसे तो ही ये आपने सोच के रखना है है ना? कि भाई हिम्मत नहीं हारनी है। और सेटबैक्स को अपनी जिंदगी में कम बैक्स की तरह ले, कम बैक्स की है तरह ना? ने ये तो दिल ना उदास करे। वुमेन ऑफ सब्सटेंस आप देख रहे हैं फिर ये तो बात है। मैन ऑफ सब्सटेंस भी है। आप सेकंड कर रहे हैं मेरी ये बात। थैंक यू। तो अच्छा, ये थी जी हमारी अच्छी बात बात। और इसको डेली हम अपनी जिंदगियों में जरा इन्वॉल्व रखें, इसको याद रखें तो अच्छा है। बिल्कुल। तो अब हम टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं और हमारी पहली टॉप स्टोरी ये है कि JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कह दिया है वाज़ेह तौर पर कि हुकूमत का मुसव्वदा मुकम्मल तौर पर वो मुस्तरद करते हैं। मौलाना फजल रहमान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत कह रही है कि हमारा कोई मुसव्वदा है नहीं। उन्होंने सवाल किया कि मुसव्वदा किसी को दिया गया और किसी को नहीं दिया गया, यानी ये बात अब मौलाना फजल रहमान कर रहे हैं जो कि इस सारे प्रोसेस का हिस्सा रहे। उनको कन्विंस करने की कोशिश की जाती रही। तो अब मौलाना साहब ये बता रहे हैं कि मुसव्वदा किसी को दिया गया, किसी को नहीं दिया गया, किसी को बताया गया, किसी को नहीं बताया गया। जो मुसव्वदा मुहैया किया गया वो क्या था, यानी वो सवाल भी उन्होंने किया कि क्या चीज़ थी वो जो मुसव्वदा हमें दिया गया। उन्होंने कहा कि जो कुछ हमारे हवाले किया गया हमने उसका मुताला किया। ये मुसव्वदा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। जो मौलाना साहब से बात हुई, जो दिखाया गया उनको, उसमें जो शिक़े थी, मौलाना साहब ने कहा कि किसी सूरत उनको वो काबिल कबूल नहीं है। और उन्होंने इससे आगे बढ़कर ये कहा कि हम उस मुसव्वदे का साथ अगर देते तो ये मुल्क कौम की अमानत में खयानत होती। तो मौलाना के मुताबिक मुसव्वदा कुछ ऐसा था जिसमें मुल्क को कौम के साथ खयानत हो जाती है अगर वो साथ दे देते। बिल्कुल। और हम इस पे आगे भी बात करेंगे कि वो क्या पॉइंट्स थे जिससे उनको जिससे इतनी बड़ी बात कर रहे हैं मौलाना साहब। बिल्कुल, ये बड़ी बिग स्टेटमेंट ऑफ डिसएग्रीमेंट है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमारी दूसरी टॉप स्टोरी जनाब ये है कि PTI के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए, जो कि इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा रहा ही है। वो ये कहते हैं कि उनकी मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में, उनका मैंडेट छीना गया है
उसको लौटाया जाए। दूसरी डिमांड उन्होंने की कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाए, इमरान खान को रिहा किया जाए। और उन्होंने कहा कि जजेस के मर्जी के तबादलों से अदलिया का पूरा निज़ाम हिल जाएगा। अब वो रेफ़र कर रहे हैं इस तरमीम को जो आईनी तरमीम हुकूमत लेकर आ रही है, उसमें वो शिके है। उन्होंने कहा कि पूरा अदलिया का निज़ाम इससे शटर हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि हमारे मेंबरान को अगवा किया गया, सच्ची बात करने वाले अफसरान को तब्दील कर दिया जाता है, आईनी तौर पर गवर्नर कुछ नहीं कर सकता, उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो दोहराया है उन्होंने ये एक बार फिर अपना मुतालबा कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। बिल्कुल, और ये इस पे बड़े एक खड़े हुए डटे हुए इस अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल, मुसव्वदे पर भी उन्होंने तनकीद किया। बिल्कुल। अच्छा, तीसरी टॉप स्टोरी हमारी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपको पता है ना कि तहरीक इंसाफ के जलसों से मुताल्लिक बड़ी बात होती है जी। लाहौर का जलसा, एवरीबडी इज कीपिंग आई, वो देखने की कोशिश, सब कह रहे हैं कि क्या होने जा रहा है जलसे में। तो इससे मुताल्लिक जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर के जलसे को रोकने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि पीटीआई के जलसों में नफरत अंगेज तकारीर की जाती हैं और आखिरी जलसा पीटीआई ने मीनार पाकिस्तान पर किया। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की तकरीर रिकॉर्ड पर मौजूद है। इस दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई और ग्राउंड्स जो पेश किए गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर की तकरीर से मुतालिक उन्होंने कहा है कि ये जो तकरीर थी ये बहुत ही ऐसी तकरीर थी जो काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए। दरख्वास्त में कहा गया कि पीटीआई के जलसों में अदलिया के खिलाफ तकारीर की जाती है, आईनी इदारों के खिलाफ तकारीर करके उनकी तौहीन की जाती है। नून लीग और तहरीक इंसाफ सियासी मुखालिफ हैं, खून खराबे का खतरा है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि पीटीआई को पंजाब भर में कहीं पर भी जलसा करने से रोका जाए। तो ये तो पॉलिटिकल एक्टिविटी और ये जो एक राइट है जलसा करना किसी सियासी जमात का, तो अब अदालत क्या फैसला करती है इसमें कि इसको रोका जा सकता है। ये ग्राउंड्स जो दिए गए हैं देखिए, बिकॉज हर पार्टी का एक राइट है कि वो अपनी बात को आगे लेके जाए, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़रूरी है और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन जलसों में क्या बात कर रहे हैं और किसको तनकीद करें, और तनकीद करने का भी एक तरीका है जो हमें एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे चलना तो जलसा करने वालों के ऊपर भी जिम्मेदारी है और जलसे की इजाज़त देने वालों पर भी जिम्मेदारी है। और वो जो टॉलरेंस की आपने बात की, यहाँ उसकी बहुत ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। एक और टॉप स्टोरी हमारी है कि सिंध हुकूमत ने शहर में आप देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो तामीर तरक्की के काम हैं और ख़ासतौर पर सड़कों के जाल जो बिछाए जा रहे हैं, तो इस पर तरजीहात हमें नज़र आ रही हैं कि प्रायोरिटी बेसिस पर यह काम किया जा रहा है। तो बारिशों से मुतासर सड़कों की बहाली के लिए सिंध हुकूमत ने 1.5 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी है। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक इजलास में कराची में बारिशों के दौरान मुतासरा सड़कों की मरम्मत के लिए 1.5 अरब रुपए की मंजूरी दी गई और इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि शहर के अजला में सड़कों के जो सारा काम है सड़कों का, उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसको मुकम्मल किया जाए। इजलास में वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने बताया कि कराची के सड़कों का सर्वे कर रहे हैं। सर्वे में ये भी मालूम कर रहे हैं कि सड़कें कब खराब हुई थी। बचपन से ही है खराब, जरा खराब होती रहती है, बनती रहती है। बट हम जैसे कराची में रहते हैं तो बीच की तरफ जब आप जाते हैं, सैंड स्पिट और फ्रेंच बीच की तरफ, तो आप देखते हैं कि वो रोड जो है वो कोई 1.5 फुट ऊपर हो गई है क्योंकि उसमें सही मटेरियल यूज़ किया गया है, वो चाइनीज़ वर्कर्स ने बनाई है। तो उससे आपको अंदाज़ा होता है कि यार एक्चुअली तो रोड जो है हमारी जब ठीक होती हैं तो उसमें इतना मटेरियल जाना चाहिए, जबकि मटेरियल वो इतना जाता है इसलिए वो जल्दी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कराची की सड़कें जो हैं वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाती हैं ज़िंदगी में, प्लीज़ उन पे और सड़कों से ही तो कनेक्टिविटी है। आप पूरे मुल्क में आप सड़कों का जाल अगर बिछ जाएगा तो एक बड़ा ईजी हो जाएगा लोगों को। तो ये हमारी टॉप स्टोरी। अब आपके पास कुछ है टॉप स्टोरीज जी। यूनाइटेड नेशंस के ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान 136 नंबर पर आ गया। ई गवर्नमेंट डेवलप इंडेक्स में पाकिस्तान फर्स्ट टाइम अपर कैटेगरी में आया है। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक पहले 2 साल पाकिस्तान का ई गवर्नमेंट इंडेक्स 150 था। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस पार्टिसिपेशन इंडेक्स में 88th नंबर पर आ गया, जहां 2 साल पहले पाकिस्तान 106 नंबर पर था। ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। दैट मीन्स कि हमारी जो भी इलेक्ट्रिकल मीडिया और सारी आईटी की चीज़ें हैं वो बेहतर से बेहतर कैटेगरी में आ रही हैं। सो दिस इज़ ग्रेट न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। अच्छा जी, हमारी इसके बाद दूसरी स्टोरी है। आर्मी पब्लिक स्कूल मैसेकर में जिंदा बच जाने वाले स्टूडेंट अहमद नवाज को यूके के किंग्स चार्ल्स की तरफ से ब्रिटिश एम्पायर मेडल दिया
दिया गया। अहमद नवाज ने कहा है कि ये अवार्ड प्रीवियस 5 इयर्स में दुनिया भर में नौजवान के लिए मुहिम चलाने के नतीजे में उनको मिला। मेडल APS के शोहदा के ख़ानदानों और हम वतनों के लिए बाइज़्ज़त फ़ख्र है। बिल्कुल APS का जो वाक़या था हम सबके नहीं भूल दिलों पर सकते। अभी तक देखें जो हम यादें हैं उन बच्चों की और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस अफरीद से जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस दबरदाज़मा हैं वो अपनी मिसाल आप है, अपनी जानों के नजराने भी पेश कर रहे हैं और ये वो बच्चे थे जिनको इस मुल्क का फ्यूचर संभालना था, जो कि जिनकी जान चली गई, तो जो जिंदा बच जाने वाले बच्चों को भी अब और अहमद नवाज आप सोचें ये जब सारे और पेरेंट्स देखते होंगे कि आज अहमद नवाज कहाँ हैं तो वो भी सोचते होंगे कि अगर हमारे बेटे ज़िंदा होते तो वो भी कहाँ होते। लेकिन अल्लाह मियाँ उनको सब्र दे और अहमद नवाज जैसे नौजवान पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और उनकी ये खूबसूरत बात ये है कि जिस तरह हर पाकिस्तानी नहीं भूला आज भी हमारे दिलों में, वो मुझे लगता है आइंदा आने वाली सारी ज़िंदगी में उन बच्चों के लिए, उन शोहदा के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। और देखें मज़ीद भी अगर हम इस पर बात करें तो वो जो हमने कहा कि दहशतगर्दी पाकिस्तान 20 साल पिछले 20 साल ऑपरेशन और ये सारे ऑपरेशन हमने किए हैं, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हम लड़ रहे हैं। हमारे नेबर्स में से भी कुछ नेबर्स ऐसे हैं, भारत की हम बात करें अफ़गानिस्तान की तरफ से दरअंदाजी हो रही है, तो ये एक अलग किस्म की सूरत हाल है जिससे पाकिस्तान इस वक्त निपट रहा है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस निपट रही हैं। तो इसीलिए इस पर तवज्जो दी जाती है कि आप पाक अफवाज का साथ दें और ये जो हम पाकिस्तानी हैं सब मिलकर अगर इस दहशतगर्दी से लड़ेंगे तो हम इससे जान छुड़ा पाएंगे, क्योंकि यही तरक्की का एक रास्ता बिल्कुल। एंड आई थिंक कि जिस तरह टेररिज्म ग्लोबली सारी कंट्रीज़ को या जिन जिन कंट्रीज़ पे वो हावी है उनको अफेक्ट कर रहा है, उसी तरह पाकिस्तान को भी टेररिज्म से बचना है। और हम दुआ यही करते हैं कि पाकिस्तान के बच्चे हो गए, नौजवान हो गए, बुज़ुर्ग हो गए, हर एक इंसान उस टेररिस्ट अटैक से और उस टेररिज्म से बचा रहे। बिल्कुल। कुछ पॉलिटिक्स पे बात हो जाए, हम बात करें कुछ मौलाना साहब का बयान आया, गर्मा गर्मी है, मौलाना साहब का बिल्कुल बयान आया, उन्होंने तो मुस्तरद कर दिया ये अक्सर उसमें जो ड्राफ्ट दिखाया गया और देखें 52 उसमें शिकें थी, यानी 52 सेक्शंस थे। अब वो क्या थे 52, बहुत से तो हमें पता है कि जो इम्पोर्टेंट थे, तो मौलाना साहब तो ये कह रहे हैं कि मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता और मुल्क कौम के लिए डिसअपॉइंटेड हुए कि क्या कुछ आपने तरमीम कर दिया है। बिल्कुल। तो पीपल्स पार्टी का स्टैंड भी आने वाले शोज़ में हम जानेंगे, क्योंकि अब देखें इनसाइट आ रही है और पता चल रहा है कि उसमें चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से ये तो वाज़ेह तौर पर एक चीज़ सामने कल हमने देखी कि मिलिट्री कोर्ट में, मिलिट्री अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल करने की जो बात हो रही थी, तो इस पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपना स्टैंड लिया और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो इसके खिलाफ हैं। इस किस्म की कोई बात, यानी सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये एक और जहाँ तक रही बात जुडिशल रिफॉर्म्स की, तो जुडिशल रिफॉर्म्स पर हुकूमत और हुकूमत के साथ जो जमातें हैं वो मुत्तफिक दिखाई देते हैं। तो सियासत पर बात होगी, किस तरफ सियासत बढ़ रही है। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, व्यूज़ हैं हमारे पास आपके लिए। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक नाजरीन। आई होप आपकी चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी सब रेडी हो, मेरे और ज़ुहैब की तरह। हम आज बिल्कुल टाइम पर हैं अपनी चाय को लेके, है ना। अच्छा, हम ये मैं सोच रहा था मर्चेंडाइज हमारे कुछ ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए जो शो के राइज एंड शाइन की भी, देखिए 365 साथ साथ है और राइज एंड शाइन भी साथ साथ है। 365 मम्मी है, राइज एंड शाइन बेबी है, तो राइज एंड शाइन भी अगर छोटा सा हो जाए होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम आपके लिए यही गिफ्ट आएगा, ठीक है ना। तो भाई ज़ुहैब, एक वीडियो जो है वो गर्दिश कर रही है और वो हम देख रहे हैं कि PIA में जहाँ पेशावर में लैंड होना था प्लेन, वो कराची में लैंड हुआ और जितने भी वहाँ पे मुसाफिर थे वो बड़े परेशान थे। और ऑब्वियसली एक टिकट ली होती है, एक सर्टेन अमाउंट पे किया होता है, साथ साथ दिखाते रहे।
तो लोगों की ये परेशानी, ऑब्वियसली देखिए, ये है आवाम वो की वीडियो। परेशानी जो है वो हमारी परेशानी है, और हम इस पे ज़रूर कोशिश करेंगे कि वो जो भी उनका वो स्टांस है बिल्कुल। पीआईए देखिए, वो सिक्योरिटी दिखाए। एहलकार को मुसाफिर गुस्से में कह रहे हैं, इस वीडियो में नजर आ रहा है, देखा जा रहा है कि उनकी फ्लाइट तो पेशावर की थी, उन्हें यहाँ कराची क्यों उतार दिया गया, और इस मामले की हकीकत क्या है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही थी, तो हमने जानने की बिल्कुल जी। कोशिश की है। हमारे पास लाइन पर हैं अब्दुल्ला हफीज़, तर्जुमान पीआईए। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो वेरी मच, आपके ने टाइम दिया। जी सर, ये बताइएगा, एक वीडियो जो हमारी स्क्रीन्स पे भी चल रही है, कुछ दिन पहले एक फ़्लाइट पीआईए की जो पेशावर लैंड करनी थी वो कराची लैंड कर गई, तो क्या मसाइल का सामना करना पड़ा क्रू को, और ये हुआ क्यों? कहीं एक शहर में लैंड करना है और कहीं और लैंड कर गई, तो इसकी वजूहात क्या थी? बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मेरे ख्याल में सब तक क्लैरिटी होनी बहुत लाजमी है। देखें, मॉडर्न एविएशन के इस्लाह के अंदर, मॉडर्न एविएशन के ज़माने के अंदर जो जहाँ इतने एडवांस नेविगेशन सिस्टम जहाज़ों के ऊपर लगे होते हैं, इसकी किसी किस्म की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप जहाज़ आप लेट सपोज पेशावर लेके जाना है और आप उसको गलती से कराची गए, क्योंकि आप पूरा एक फ्लाइट पाथ के ऊपर चलते हैं और वो Absolutely. डिफाइंड होती हैं, पूरे पूरे एयर कॉरिडोर्स बने हुए होते हैं, तो इस तरह है नहीं। इस फ्लाइट के मतलब तफसीलात ये हैं कि PK248 थी 15 सितंबर की, इसने दुबई से पेशावर के लिए परवाज भरनी थी, लेकिन इवेंचुअली हुआ ये कि ये दुबई के ऊपर वहाँ पे जो हैंडलिंग एजेंट है, जो वहाँ का लोकल एक है, उसने जहाज के टायर को ड्यूरिंग टोइंग उसने हिट किया, जिसकी वजह से जहाज वहाँ पे थोड़ा सा डिले हुआ। डिले होने के बाद जब जहाज को ठीक करके आपने फिजा में बुलंद किया तो एक स्नैग और डेवलप हुआ, जिसकी वजह से जहाज फैसला ही किया कप्तान ने कि जहाज को वो कराची ले जाए, जहाँ पे हमारी बेसिक इंजीनियरिंग फैसिलिटी है, और वहाँ पे हमारा एक इंजीनियरिंग हब है जिसके अंदर जहाज की मरम्मत और रिपेयर बहुत वहाँ पे जल्दी और अच्छे तरीके से हो सकती है। दूसरी बात ये है कि कराची के अंदर हमारे पास हमेशा ऑल्टरनेटिव जहाज होते हैं कि इन केस अगर कोई जहाज खराब है या कोई जहाज आपने तब्दील करना हो तो कराची में आपको दूसरा जहाज हमेशा मैसर होता है। इसीलिए जहाज को जो है वो उसका रुख पेशावर की बजाय कराची मोड़ा गया, और जब कराची जहाज आया और जहाज तब्दील किया गया और मुसाफिरों को अगले जहाज के ऊपर फौरन से पहले पेशावर रवाना। अच्छा, ये कहेगा क्या पेशावर के करीब पहुंच गई थी फ्लाइट, उसके बाद उसका रुख मोड़ा गया कराची की तरफ? नहीं जी, अगर आप उसको देखें, अगर आप फ्लाइट कार या बाकी जगह के ऊपर आप देखें, एक बात नजर आएगा, ये फैसला टेक ऑफ के बाद ही कर लिया गया था कि इसको जहाज को कराची लेके जाना, तो ऐसा था नहीं कि पेशावर से वापस कराची। Would it be easy to say that it was a technical fault? इट वाज अ टेक्निकल फॉल्ट। तो देखें, एक और बात हमें समझनी चाहिए कि एविएशन के अंदर इस तरह की चीजें होती हैं, और आपका फिजाई हिफाजत के लिए आपके जरूरी यही होता है कि आप नजदीक तरीन या वो जगह जहाँ पे मेंटेनेंस की बेहतर सहूलियात मैसर है वहाँ पे आप जहाज को लेके जाए। सही है। और इस तरह के वाकयात पहले भी हुए, लेकिन बिल्कुल हुए। ये इस तरह की वीडियो वायरल हुई और उसके ऊपर एक कमेंट इस तरह का लिखा सर, होता ये है कि बताइएगा कि कितनी देर मुसाफिरों को वेट करना पड़ा इस पूरी टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व होने के लिए, और वो दोबारा कब पेशावर के लिए वापस परवाज उड़ी? टोटल 3 घंटे की फ्लाइट डिले हुई थी, जिसके अंदर जहाज भी तब्दील हुआ, क्रू भी तब्दील हुआ और वो रवाना हुए। टोटल ताखीर 3 घंटे की। ठीक है जी सर। अच्छा, रवैये की बड़ी शिकायत होती है पीआईए के अमले की तरफ से, जब भी मुसाफिर जो पीआईए से ट्रैवल करते हैं उनका ये कहना होता है कि अकोमोडेटिव रवैया नहीं होता है, और इस वीडियो में भी हम देख रहे हैं कि मुसाफिर गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में कोई थोड़ी ट्रेनिंग मजीद होनी चाहिए ताकि लोगों को ज़रा थोड़ा सा बताया जाए सूरत हाल है क्या, क्यों हुई, किस वजह से हुई, ताकि सुकून आए, ज़रा पुरसुकून तौर पर लोग बैठ सकें। देखिए, हमें एक बात ये समझनी पड़ेगी, एक ओवरऑल शायद फ्रस्ट्रेशन लेवल लोगों का बहुत ज्यादा हो गया। इस तरह की चीजें जब आप बाहर या किसी दूसरे मुल्क के अंदर देखते हैं, वहां पे लोग कभी नहीं इस रवैये को अपनाते, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली तरीकाकार ये है कि जब इस तरह की नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर देखेंगे और भी अमेरिकन एयरलाइंस में और भी जगहों पे पैसेंजर्स बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, एंड इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग। एक पैसेंजर बंद प्लेन में बैठा होता है। अच्छा सर, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है पीआईए के साथ। हम लाहौर से कराची आ रहे थे, और लाहौर से कराची आते
तक, मतलब वो 2 घंटे का जो सफ़र था उसमें पीआईए के एसीज नहीं चल रहे थे। और जब मैंने उठ के एयर होस्टेस से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे कहा कि प्लीज़ आप जाके अपनी सीट पे बैठ जाएं। तो ये जो बात कर रहे हैं ज़ुहैब कि एक सर्टन डिमीनर होना चाहिए, आपके क्लाइंट्स हैं हम, बट एसीज नहीं चल रहे सर। ये क्या बात है कि एक एयरलाइन की टिकट दी जाए और उसमें एसी ना चल रहा हो। पहले उन्होंने कहा कि हम रनवे पे एसी नहीं चलाते, ठीक है जी, अंडरस्टैंडेबल। फिर उन्होंने कहा हम टेक ऑफ के बाद एसी चलाते, ठीक है जी, हम ये भी मान लेते हैं, मतलब बचपन से वेयर ऑल्सो फ्लाइंग, ऐसे नहीं होता। तो उसकी क्या वजूहत है? मेंटेनेंस, टेक्निकल जो मेंटेनेंस है पीआईए की, वो बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट कर गई है। एक ज़माना था जब पीआईए ने पूरी दुनिया की एयरलाइंस को ट्रेन किया था, अवार्ड्स मिलते थे। कहाँ है वो पीआईए जो हम ढूंढ रहे हैं और हमें मिल नहीं रही? देखिए, अब इसमें 2-3 मेरे ख्याल में पहलू हैं जिनका जिक्र करना बड़ा जरूरी मैं समझता हूँ। एक तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, लेकिन हम चूंकि अब फीडबैक मैकेनिज्म भी देखते हैं जहाज़ों की मेंटेनेंस या रिलायबिलिटी अपनी जगह के ऊपर, लेकिन आजकल हमें जो क्रू के मुतल्लिक या जो जहाज़ में फ़िज़ाई मेज़बानों का रवैया है उसके मुतल्लिक हमें बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं। और उसका रीज़न ये है कि जब आपकी सर्विसेज जब उस लेवल के ऊपर अगर लेट सपोज ना हो तो क्रू को बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है पैसेंजर्स को खुश रखने के लिए। और उस हिसाब से तो मैं आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा कि आजकल क्रू का रवैया, मैं स्टेटिस्टिकली हमें ये प्रूव हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। दूसरी बात जो आपने की थी मेंटेनेंस के मुतल्लिक, बिल्कुल चैलेंजेस हैं और मैं खुद इस बात से एग्री करता हूँ। हमें ये बात समझनी चाहिए कि प्रोग्रेसिवली पिछले 10-15 साल के अंदर पीआईए जिन हालात में से गुजरी उसके अंदर कैश फ्लो का मसला पीआईए को सबसे बड़ा दरपेश हुआ, क्योंकि जहाज और एविएशन एक महंगा इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको पैसे चाहिए होते हैं मॉडर्न फैसिलिटीज लेके आने में। सर तो ये बताइएगा, सॉरी सर, ये बताइएगा, बहुत सारी कॉर्पोरेशंस हैं जो इंडिविजुअल कॉर्पोरेशंस हैं जो खरीदना चाह रही हैं पीआईए को, तो वो क्यों नहीं हो रहा? क्या पता वो हो तो बेहतर हो जाए सिचुएशन। प्राइवेटाइजेशन जब होगी पीआईए की तो पैसे इनफ्लो आएगा। ये मसला हम काफ़ी सालों से देख रहे हैं। अब अगर हम बाकी टेक्निकल फ़्लाइट्स तो सबकी होती हैं, फ्लाई जिना भी है, एयर सियाल भी है, एंड दे आर डूइंग वंडरफुल, तो क्यों नहीं कराची आनी थी इस्लामाबाद से आज की फ़्लाइट, वो भी डिले हो गई। तो सर सुबह की फ़्लाइट भी डिले हो गई, रोज़ कुछ ना कुछ मसले चल रहे हैं, तो पीआईए क्यों नहीं प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाता? देखिए, अब तो प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल आखिरी स्टेजेस के ऊपर है। मेरे ख्याल में 1 अक्टूबर को तमाम बिड्स मुतवक्के हैं, जो फाइनल बिड्स हैं प्राइवेटाइजेशन के लिए, जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उसकी तरफ। तो अब तो हम बहुत करीब पहुंच गए और निचकारी तो अब आप समझें कि इंशाल्लाह जस्ट अराउंड द कॉर्नर। अब बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं कि जब प्राइवेट पार्टी आती है उसके सिस्टम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। वी ऑल्सो एक्सपेक्ट कि जी जो प्राइवेट पार्टी आएगी वो नई इन्वेस्टमेंट लेके आएगी और ओवरऑल पीआईए का जो सर्विस स्टैंडर्ड है और जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो दोनों इम्प्रूव होगा। अच्छा, पीआईए किन किन ममालिक में ऑपरेट कर रही है? देखिए, पीआईए का अभी भी एक अच्छा बड़ा नेटवर्क है। हम चाइना जाते हैं, हम मलेशिया जाते हैं, गल्फ मिडल ईस्ट तकरीबन पूरा ही है, ओमान से लेके कुवैत और कतर तक। इसके अलावा हम तुर्की जाते हैं। सो नेटवर्क अच्छा पला अभी भी पीआईए का बड़ा है जी। कनाडा जाते हैं लॉन्ग हॉल। ठीक है सर, उम्मीद यही है कि हमारी उम्मीद यही है कि आपकी तवक्को के मुताबिक और आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो पीआईए को और ज़्यादा ऊपर लेके जाए। सर ये बताइए कि डिलेज जो हो रहे हैं फ्लाइट्स में वो कम मतलब उनकी क्या वजूहत है? अगर टेक्निकली साउंड है प्लेन और क्रू भी बिल्कुल ठीक है, कैप्टन भी बिल्कुल ठीक है, तो डिलेज किस वजह से आ रहे हैं? देखिए, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। डिलेज के मुख्तलिफ रीज़न है, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आपकी जहाज़ों की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक पूरे स्केड्यूल को रिलायबिलिटी के साथ आपको चलाने के लिए। इस टाइम पे पीआईए के जहाज़ों की अवेलेबिलिटी नीचे इस वजह से है बिकॉज स्पेयर्स और स्पेयर्स रिलेटेड कुछ चैलेंजेस हैं जो कि पीआईए को दरपेश है, और उसमें 2 बुनियादी वजूहत हैं जो कि हमें समझनी पड़ेंगी। नंबर 1 ये कि जी पाकिस्तान में चूंकि ओवरऑल थोड़ी सी फॉरेन करेंसी का भुगतान है, तो पीआईए को जरा थोड़ी सी दुश्वारी होती है पुर्जों की सोर्सिंग के अंदर कि अपने रुपयों
को आप फॉरेन करेंसी के अंदर कन्वर्ट करें और कन्वर्ट करा के आप जहाज़ों के इंजन या जहाज़ों की ओवरऑल जो स्पेयर्स होते हैं, जो महंगे काम है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स इनका खर्चा होता है, वो वहाँ से लेके आए, तो उसके अंदर थोड़े से डिले हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि रिलायबिलिटी हमारी डाउन हुई थी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अगले महीने के उम्मीद करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हमारी भी उम्मीद है, हमारी भी दुआ यही है जी। सर आपको पता है, वैसे एक मेरे साथ ये मेरे साथ ही होता है, पता नहीं क्यों, मैं इस्लामाबाद से कराची आ रही थी, 3 घंटे का डिले आया। दिस इज अ कपल ऑफ इयर्स बैक, मैं पहले करती थी, अब शायद नहीं हो रहा वो, बट 3 घंटे का डिले आया तो बहुत मज़ीद उनसे पूछने के बाद पता चला कि जी कोई स्प्रिंग है जो टायर के पास लगती है और वो टूट गई है, और अगर वो कराची से मंगवाई जाएगी तो बहुत देर होगी, तो इसलिए एक ट्रैक्टर की जो स्प्रिंग है वो भी उसी डायफ्रेम में आती है, तो वो उसका इस्तेमाल किया गया। तो सर हम कोशिश और दुआ यही रखते हैं कि PIA के हालात बेहतर हो, बिकॉज एन एयरलाइन दैट रिप्रेजेंट्स पाकिस्तान शुड be top notch and should not have these techniques for the awam and the musafir traveling in it. बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया अब्दुल हाफिज साहब। थैंक यू सर। तो ये तो PIA का माजरा हुआ, अब ब्रेक लेना है हमने जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। तो जैसे PIA की फ्लाइट पेशावर से कराची हो गई, हाँ। तो अब हमने क्या किया, इस्लामाबाद का रुख कर लिया, बिल्कुल। थोड़ी पॉलिटिक्स पे बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निगर बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत मामलात हैं पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक, क्या डिस्कशन हो रही है, क्या पार्टी मीटिंग्स हो रही है, तो उस पर हमें बात। जी अस्सलाम वालेकुम नैयर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सर सबसे पहले तो ये बताएं, पिछले गुज़िश्ता दिनों में हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान की बानी पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी कई बार मुलाकातें हुई, लेकिन जब ये ड्राफ्ट आया तो मौलाना साहब ने इस ड्राफ्ट को कम्प्लीटली रद्द कर दिया, तो उसके क्या पीपल्स पार्टी का क्या डायरेक्शन है अब उस ड्राफ्ट को लेके, इस तरमीम को लेके? गुजारिश है कि ये बिल्कुल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल। सर आपकी आवाज़ कट रही है, ज़रा अपने सिग्नल्स चेक कर लीजिएगा। ये कैन यू हियर मी नाउ? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। देखिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुलाकात मौलाना साहब से हुई, और ये प्रोसेस जो चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स का, और कुछ लेजिस्लेशन भी करनी थी ऑब्वियसली, और उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थी कि एक कंसेंसस डेवलप किया जाए, और उसके लिए चेयरमैन साहब ने एक कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट करवाई, जिस कमेटी में ये सारी डिस्कशन रही। लेकिन उसमें अगर गवर्नमेंट ने जो प्रपोज करनी थी अमेंडमेंट्स, वो लीडरशिप स्टेज पे उन्होंने दी, और मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी उसके बहुत सारी शिकों पर एतराज़ात था, तो चेयरमैन बिलावल ने और हमारी कमेटी मेंबर्स ने कहा कि हम एज पे पर्टिकुलरली गवर्नमेंट 67 ईयर्स करना चाहते थी, मौलाना साहब 65 पे स्टिक करना चाहते थे। Probably that was an issue related to person specific. लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है कि एज ऑफ चीफ जस्टिस है 56 for 3 years term. उसके रीजन है, रीजन उसके ये है कि पाकिस्तान में ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हुए तो 1 महीने के लिए उन्होंने सर्व किया। मसलन जवाद खाजा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के थे, 1 महीने के चीफ जस्टिस थे, अभी मौजूदा चीफ जस्टिस थे 1 साल के लिए। तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती थी कि आप एज अपर लिमिट को न करें, बल्कि लोअर लेवल पे जो स्टेज है उसको 45 से आप देते हैं, इसको एग्जामिन करें 40 पे लाया जा सके, लेकिन जो टर्म हो इट शुड बी 3 इयर्स, इसलिए ताकि वो कंटिन्यूसली काम कर सकें और आए दिन। अच्छा नैयर साहब ये बताइए, इस ड्राफ्ट में क्या 52 सेक्शंस थे, 52 यानी चीज़ें तरमीम की गई थी?
नहीं, that was not the draft, that was a proposal. अब चेयरमैन ने कहा कि हम अपना भी प्रपोजल बनाएंगे। अच्छा, एक तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इस बात पे वाजे कर दिया, एक तो वाजे कर दिया इस बात पे कि वो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल उससे इख्तलाफ करते हैं आपके चेयरमैन, और उन्होंने वाजे तौर पर ये बात रख दी है। दीगर जो इसमें चीज़ें सामने आ रही हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत एक अलग लगेगी, फिर जो हाई कोर्ट के जजेस से मुतालिक कहा गया कि हुकूमत का इख्तियार होगा, और फिर चीफ जस्टिस की वो तो आपने मुद्दत से मुतालिक तो बता ही दिया है। तो इस पर ये कहा जा रहा है कि ये जिस टाइमिंग में किया जा रहा है उस पर लोगों को ताफ़ुज़ात हैं, उस पर इश्यूज़ हैं कि एक पर्सन स्पेसिफिक आप कर रहे हैं, और कुछ सूरत हाल ये कि अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है और अदलिया पर शबखून मारने की कोशिश की जा रही है, भी ये तक कहा जा रहा है। ये सारी स्पेकुलेशंस है, और स्पेकुलेशंस पे बंदा क्या कमेंट करे। अभी कोई कंक्रीट चीज सामने है नहीं है। जो सोशल मीडिया से जो चीजें पिकअप की हैं उस पर आप स्पेकुलेट करना शुरू कर दें। हैव यू एवर सीन अ ड्राफ्ट, अ डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट ने टेबल किया हो या पार्लियामेंट में सबमिट किया हो? लेकिन एक चीज भाई साहब देखें, एक चीज स्पेकुलेट कर रही है, स्पेकुलेट तो कर रही है, लेकिन इस बुनियाद पे स्पेकुलेशंस हो रही है ना कि आपकी 3-4-5 दिन पहले आपने असेंबली का सेशन बुला के पास कर देना था। यानी हतमी तौर पर वुज़रा ये कह रहे थे कि आज ही हो जाएगी, आज सब कुछ हो गया है, सब तैयार है, हमारे नंबर्स पूरे हैं, मौलाना आ जाएंगे और पीटीआई के भी 2-3 लोग आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद इसीलिए स्पेकुलेशंस हो रही थी कि हमें दिखाएं तो वो ड्राफ्ट कि कहाँ है, इसलिए बात हो रही थी। देखिए ना, अभी ऑफिशियली जो मिनिस्टरों ने कहा दे कैन बी क्वेश्चन ऑन इट, लेकिन ऑफिशियली मैं समझता हूँ कि बीइंग एन ऑफिस बेरर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी कि ना तो वो सेक्रेटरिएट में सबमिट हुआ वो ड्राफ्ट, ना वो जैसे कह रहे हैं कि मीटिंग में डिस्कस हुआ। जो मेरे चेयरमैन साहब के पास आया उसमें मेरे चेयरमैन के एतराज़ात थे, उन्होंने कहा जी वी डोंट एग्री टू दिस। लेकिन एक बुनियादी बात ये थी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के हक में हैं, जो फेडरल लेवल पे भी हो, प्रोविंशियल लेवल पे भी हो, और हम समझते हैं कि जो कॉमन सिटीजन परेशान है, जिनके केसेस सुप्रीम कोर्ट तक 35-35 साल तक लटके रहते हैं, और पॉलिटिकल केसेस जब कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स लग जाते हैं उनकी बारी ही नहीं आती है। प्रोविंशियल लेवल पे भी आप ये देखें कि ये ऑलमोस्ट 15% केसेस सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम सुप्रीम कोर्ट का वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के केसेस कहा जाते हैं। सेम एज द केस है कि हाई कोर्ट लेवल। तो हम सब कॉमन आदमी को अगर आप स्पीडी जस्टिस से बिलीव करते हैं, इसे भी हम तादाद भी बढ़ाना चाहते थे सुप्रीम कोर्ट के। बिल्कुल ठीक है सर, आप लोअर लेवल पे भी बढ़नी चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, जुडिशरी में भी बढ़नी चाहिए, जो पीपल्स और हाई कोर्ट में भी बढ़नी चाहिए। ठीक है सर, जो पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट है, और क्या वो नून लीग का ड्राफ्ट और पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट सिमिलर है, और अगर है तो क्या वो जेयूआई के भी ड्राफ्ट जो उनकी डिमांड्स है उससे सिमिलर है, या सब के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं? देखिए जी, अब जेयूआई अपना ड्राफ्ट बनाएगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना ड्राफ्ट बनाएगी। ये अब जो पुरानी बातें थी, मैंने समझा इट वुड बी अ न्यू स्टार्ट नाउ। हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट बनता है कि वो अपना ड्राफ्ट अपोज कर सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ये राइट बनता है। बिल्कुल ठीक है सर, पार्टी का भी राइट बनता है। मौलाना साहब को उस ड्राफ्ट के कौन से पॉइंट से इख्तलाफ था, आप ये बता सकते हैं? मौलाना साहब ने तो अभी तो मौलाना ने तो कह दिया हम कंप्लीट रिजेक्ट करते हैं जी। मौलाना ने तो कह दिया ना कल हम कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं। नहीं, लेकिन शेयर क्या किया गया उनसे कि उन्होंने कहा कि ये तो मुल्क को कौम के साथ एक ज्यादती होगी अगर मैंने इस पे अग्री कर लिया, तो कौन सा ऐसा चीज शेयर कर ली? है ना, उनका एक मौकफ है और वो हक बनता है वो अपना मौकफ पे। नहीं, आपसे मुलाकात हुई है ना, पीपल्स पार्टी से उनकी मुलाकातें हुई है, वो अपना ड्राफ्ट बनाएंगे, हम अपना ड्राफ्ट। मैं कह रहा हूं पीपल्स पार्टी से उनकी मुलाकातें हुई है ना, आपके चेयरमैन से मुलाकातें हुई हैं मौलाना साहब की, बहुत ज्यादा मुलाकातें हुई हैं, तो इसलिए हम जानना चाह रहे हैं कि वो कौन सी ऐसी शिकें थी जिस पर उन्होंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी कि अगर मैं इस पे अग्री कर लेता। जो इश्यूज अभी सामने नहीं है उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब जब नए ड्राफ्ट बन रहे हैं, पीपल्स पार्टी अपना ड्राफ्ट बना रही है, ये जो है अपना ड्राफ्ट बना रही है, फिर हमारी बिल्कुल ठीक है, कंसल्टेशन होगी। जो बाकी था वाई जो डिस्कशन दैट। ठीक बिल्कुल ठीक है।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप नैयर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया और शो में आके अपना पर्सपेक्टिव वाज़े किया। अब देखिए ये चीज़ वाज़े हो गई कि पीपल्स पार्टी अपना ड्राफ्ट बना रही है, JUI अपना ड्राफ्ट बना रही है, नून लीग का अपना ड्राफ्ट है। तो अब एक तरीक़ेकार के साथ चीज़ें चलेंगी। वो जो पहले हेस्टी और वो हैपहैज़र्ड वे में काम हो रहा था, तो वो फिर नहीं होगा। इस पर बातचीत होगी, उम्मीद हम ये करते हैं इस पर बहस होगी पार्लियामेंट के अंदर, और सभी जमातें अपना इनपुट देंगी कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे इसकी बेहतरी हो सकती है। यही एक तरीक़ाकार होता है किसी डायलॉग के जरिए। बिल्कुल जी, हम अब इंक्लूड करेंगे अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, जिनकी तरफ से हमने शो के शुरू में भी आपको बताया कि कितनी अच्छी उनका एक रिव्यू आ रहा है, इंक्लूडेड फील करें। तो आज हमें जी अनम तारिक, जो प्रोफेशनल ऑडिट एंड एश्योरेंस पे काम करती हैं, लंदन में होती हैं। अनम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू आपने हमें ज्वाइन किया। मुझे ये बताइएगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो बहुत हैं पाकिस्तान में, और हमें देखने में आता है यूथ भी बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ जा रही है। लंदन में आप कितने पाकिस्तानियों को देखते हैं कि उस डायरेक्शन में, उस सेक्टर में आ रही हैं लोग यहाँ पे? अच्छा, रियाद से मोहसिन सुहेल ने भी ज्वाइन कर लिया। राइट, रियाद से मोहसिन सुहेल, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सू मच, आपने हमें मुसब सुहेल ने हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच। सो अनम, आपसे पहले सवाल करते हैं, फिर उनकी तरफ चलते हैं। जी नहीं, जैसा आपने कहा बहुत प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पे, स्पेशली इन फाइनेंस। मैं खुद फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ, तो ऑफ कोर्स इंडस्ट्री में काफ़ी देखते हैं माशाल्लाह, अच्छा लगता है। इट्स वेरी लाइक फ्लरिशिंग ओवर हियर, पाकिस्तानीज़ का यहाँ पे आना और काम करना। And not just at like every level of the corporate ladder, you see them, partners से लेके managers, assistants, trainees at every level. तो या माशाल्लाह बहुत बहुत स्कोप है यहाँ पे, जैसे कहते हैं। बट मतलब स्पेशली फॉर लंदन, क्योंकि मैं यहाँ पे रहती हूँ, आई जस्ट स्पीक फॉर दैट, बहुत बिकॉज इट्स द फाइनेंस हब ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे और बहुत हमारी स्ट्रॉन्ग पाकिस्तानी कम्युनिटी भी है। सो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस कि ज़्यादा यहीं पे आते हैं कि यहाँ पे सबसे बेहतर काम हो रहा है। अनम, ये बताइएगा कि लंदन में रहने वाले जो लोग हैं, जो पाकिस्तानीज हैं, उनको जॉब्स ढूंढने में कितनी दिक्कत होती है, और क्या प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको वो इस्तेमाल करके जॉब्स जल्दी ढूंढ सकते हैं? ऑफ कोर्स जी, आई से नंबर 1 रिसोर्स इज लिंक्डइन। मुझे पता है सब लिंक्डइन ही कहते हैं, बट लेकिन ऑनेस्टली यहाँ पे आके जॉब ढूंढना, टू बी ऑनेस्ट, इज क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि वीज़ा इश्यूज हो जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, जो ऑलरेडी पाकिस्तानी रह रहे हैं, दे प्रॉब्ली वांट टू शिफ्ट टू अनदर जॉब, उसके लिए क्या प्लेटफॉर्म वो यूज करें, एक्सेप्ट फॉर लिंक्डइन, बिकॉज लिंक्डइन इज अ यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म, वो सबको पता है। बट ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स बताएं जो हमारे पाकिस्तानियों को शायद ना पता हो। For finance professionals, again, I'm sorry, I have to stress, it's of course, उन्हीं के लिए। हाँ, exactly, it has to still be LinkedIn। लेकिन उसका ये है कि आप randomly people को, मतलब लोगों को आप नहीं contact करें, you form a connection and then you get a reference, और फिर आप उनको privately message करके उसके बाद connection के through करें। मतलब if you just keep randomly messaging people on LinkedIn, नहीं तो होगा, ऐसे नहीं होगा। अच्छा जी, मोहसिन को भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। मोहसिन, आप बताइएगा, एनलाइटन मॉडरेशन के बाद रियाद में क्या अपॉर्चुनिटीज आप देख रहे हैं पाकिस्तानियों के लिए, और आप जो काम कर रहे हैं जरा उससे मुताल्लिक़ भी बताइए। नहीं, श्योर। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने दावत दी। यहाँ पे एनलाइटन मॉडरेशन, खैर आपने उसको बोला, बहरहाल यहाँ पे काफ़ी एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट है। मैं सऊदी में होता हूँ, मैं कंसल्टिंग प्रैक्टिस में हूँ विद इन द बिग 4। कल्चरली ऑब्वियसली लाइक यू अलूडेड टू, काफ़ी यहाँ पे चेंजेस आ रही हैं, और यहाँ पे ज़्यादा इट्स मोर इंक्लूसिव। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे भी आ रहे हैं। उसके अलावा देयर इज़ अ ट्रेमेंडस मार्केट एक्टिविटी इन रियाद ओवरऑल एज वेल। और ओवरऑल केसे के अंदर इनके पास जो विजन 2030 था, उसके तहत जब ये आगे बढ़े हैं तो उन्होंने बहुत सारी जो है डेवलपमेंट्स की हैं। दे आर ऑल्सो गेयरिंग अप फॉर फीफा टूर्नामेंट, इसके अलावा ओलंपिक्स होने वाला है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी इन रियाद। तो यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज और रोनाल्डो भी आ गए ना, रोनाल्डो ने तो आके क्या बात है, सऊदी अरब का नाम अब देखें फुटबॉल की दुनिया से कैसे लोगों तक पहुंचा। बिल्कुल जी, वो सब ये बताइएगा, इज लैंग्वेज अ बैरियर फॉर पाकिस्तानीज? अरबिक लैंग्वेज सीखनी चाहिए आने से पहले, या इंग्लिश से और इस तरह काम चल जाता है?
अच्छा देखिए, मैं बहरीन में भी रहा हूँ, यूएई में भी रहा हूँ और सऊदी अरब में भी रहा हूँ। ये मिडल ईस्ट के अंदर मेरा तीसरा मुल्क है। लैंग्वेज बैरियर मैं उसको नहीं कहूँगा, बिकॉज़ यू कैन स्टिल कम्युनिकेट। पढ़े लिखे लोग हैं, लोग यहाँ पे जो है इंग्लिश समझते हैं। लेकिन जैसे एंड वेरिंग डिग्रीज़ है, मतलब यूएई के अंदर फॉर एग्जांपल आप प्रॉब्ली मैंने इतना ज़्यादा इस पर फोकस भी नहीं किया था, लेकिन जब मैं सऊदी आया हूँ तो यहाँ पे चूंकि आबादी भी लोकल्स की बहुत ज़्यादा है, 70% यहाँ पे सऊदी होते हैं, तो ऑब्वियसली दे लाइक टू स्पीक इन देयर ओन लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज। एग्जैक्टली, वो अरबी में जो है वो जाहिर है बात करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा बैरियर होता है आपको बाजू का। अच्छा, एक और चीज बताइए, जो हमारी भी यानी लोगों से बात हुई, कुछ दोस्त हमारे रहते हैं, वो जो एक टेम्परामेंट है उसको कैसे डील करते हैं? क्योंकि पाकिस्तान, जिस भी मुल्क में आप रह रहे होते हैं, उस मुल्क के अपने तौर तरीके भी होते हैं, एक टेम्परामेंट भी होता है, कल्चर जो आपने कहा, दोस्तों से, यारों दोस्तों से मिलना, उठना बैठना, खाना पीना, उसको कैसे अडेप्ट किया आपने? नहीं, कोई इतना ज़्यादा चेंज नहीं था। ऑलमोस्ट आई मीन आई वुड इनफैक्ट से कि जब मैं यहाँ पे लैंड किया, मैंने कहा मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मैं कराची में ही आ गया वापस। मैं यूएई से जब आया था तो काफ़ी यहाँ पे जो है लोग पूरी रात जो है रियाज जागता है, उस तरह के मसाइल नहीं है। और ये यहाँ पे खाने पीने की बहुत जगह, कॉफ़ी आपने बहुत। बात की है कि हम लोग भी रातों को लेट तक जागते, सो यू फील कराची तो खासतौर पे जागता है ना। बिल्कुल ठीक है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे हम राब्ते में रहेंगे। बिल्कुल ये फीलिंग आती है ना, जैसे अपनों से बात हो रही है और अपने घर के लोगों से बात और हो वो रही जो है, इन्होंने जो बात की है ना कि वो लेट तक जागते रहते हैं, सो दैट इज अ वेरी पाकिस्तानी थिंग टू डू। सो आई होप आप दोनों के लिए बहुत तो आसान बस जरा सा राब्ता हम मुनक़ता करते हैं टेम्परेरीली, यानी जरा से वक्त के लिए, और फिर आएंगे वापस। थोड़ा सा छोटी सी ब्रेक एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, कल सरवत एक बड़ी अलार्मिंग सी खबर आई थी कि पेजर डिवाइस के जरिए धमाके किए गए लबनान में, और सब शॉक में थे कि ये हुआ क्या, कैसे हुआ, क्योंकि पहली दफ़ा ये दुनिया में हुआ है कि पेजर डिवाइसेस के मुख्तलिफ जगहों पर जो लोग मौजूद थे, हिजबुल्लाह को टारगेट किया गया था, उसके जो कमांडर्स थे, उसके जो सरगर्दा लोग थे, वो धमाके में ज़ख्मी भी हुए, जाने भी गई। तो उसके बाद एक ये देखिए, ये मनाजिर भी हम दिखा रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ ही घंटों के बाद जब नमाज जनाजा के मौके पर लोग जमा हुए, तो नमाज जनाजा पर भी हमले हुए। पेजर के बाद वॉकी टॉकी के ज़रिए भी धमाके हुए, और उसमें लबनानी वज़ीर के बेटे और दीगर जो हिजबुल्लाह के कमांडर हैं, अहम लोग हैं, उनकी भी जान गई। तो ये एक सूरत हाल दुनिया में, एक तो वैसे ही जंग के बादल मंडला रहे हैं, अगर हम यूक्रेन और रशिया को देखें, और फिर इसराइल और लबनान का मामला चल ही रहा है, फिर ये जो खित्ता है इसमें भी अनरेस्ट दिखाई देता है। इस तनाजुर में हमें बहुत कुछ देखने की ज़रूरत है, हमें वॉचफुल रहने की ज़रूरत है कि ये नया वॉरफेयर किस तरफ हमें लेकर जा रहा है और कैसे पाकिस्तान इससे बच सकता है। तो ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। मसूद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये एक तशवीश की लहर दौड़ी जब ये कल खबर आई, और उसके बाद फॉलोअप अटैक्स भी बड़े ख़तरनाक हुए। वॉकी टॉकी के ज़रिए पेजर डिवाइसेस के बाद ये अटैक किए गए। आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, आपने कभी इस तरह के वाक़यात होते देखे, और ये टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच चुकी है? देखा जी, ये साइबर अटैक्स में ये कैपेबिलिटी है, और इवन ये चाइनीज के पास भी कैपेबिलिटी है। और जब वहाँ पे जब इंडियन थिंक टैंक्स पे जब बात करते हैं, तो चाइना के पास भी ये कैपेबिलिटी है, वो पैरालाइज कर सकते हैं जो इंडिया के अंदर जो सिस्टम लगे हुए हैं, इवन जो वहाँ पे सर्वेलेंस कैमरा लगे हुए हैं, जो बाकी सिस्टम है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, और इसके अकॉर्डिंगली उसको डिटोनेट भी किया जा सकता है। जब हम इसराइल की बात करते हैं, इसराइली देखें टेक्नोलॉजी में तो फार सुपीरियर है, सारे पेगासस है या दूसरे टेक्निक्स इनके पास है जो एक्सेस भी कर सकते हैं। और जिस तरीके से ये चीज़ें हुई, अब इसमें तो बहुत सारी स्टोरीज डेवलप हो रही हैं, लेकिन ये है कि टेक्नोलॉजी से उन्होंने एक मैसेज ये दिया है इसराइल ने लेबनान व हिजबुल्लाह को, हम ऐसा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। और सेकंड मैसेज उन्होंने सराउंडिंग और जो नेबरिंग कंट्रीज को भी दिया, हमारे पास ये कैपेबिलिटी है। तो उससे अभी ये एक नई फ्यूचर में सोच अभी डेवलप होगी, और जितने जो मिलिटेंट्स हैं या दूसरे गवर्नमेंट के लोग हैं या इवन जो हॉस्टाइल एजेंसीज के टारगेट पर लोग होंगे, तो थ्रू ये इस कैपेबिलिटी को यूज़ किया जाएगा उनको टारगेट करने के लिए।
तो मेरे ख्याल में एक नई डेवलपमेंट अभी वारफेयर में आप समझ लीजिए एक टेक्नोलॉजी का यूज है कि देखें कि इंस्टेड ऑफ अटैकिंग फुल फ्लैश कन्वेंशनल वारफेयर जाना या हिट एंड रन टैक्टिक्स या गुरिल्ला वारफेयर के बजाय टारगेटेड कार्रवाई साइबर को यूज करते हैं और साइबर से अटैक करके यू अचीव योर डिजायर्ड रिजल्ट। सर ये बताइएगा कि क्या इसके बाद हमें ऐसे इज इट सेफ टू से कि इस डायरेक्शन को, वॉर की डायरेक्शन को किसी और कंट्री की तरफ लेके जाया जा रहा है? जी, यानी देखे ना कि हिजबुल्लाह पर ये तो लगते ही रहे ना चार्जेस के हमास के साथ मिलके, और ईरान के ऊपर भी इस पर इश्यूज आ रहे हैं कि वो उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है। तो यानी लेबनान में अब फोकस किया जा रहा है, हिजबुल्लाह को टारगेट किया जा रहा है। जी हाँ, देखिए अभी उनके डिफेंस मिनिस्टर ने जो गैलेंट उन्होंने कह दिया है कि वी आर ओपनिंग ए न्यू फ्रंट, और उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट हिजबुल्लाह है, और लाइकली ये है कि हमास के साथ लाइकली सीज फायर हो जाएगा, मे बी नेक्स्ट वन मंथ और सो इसमें हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट 90% उनकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अब इनको थ्रेट है, और देखें नेतन्याहू की अपनी सर्वाइवल है कि ये वाइडन हो ताकि ये चीजें चलती रहें तो वो इंटैक्ट रह सकता है। वन उनके लिए मसाइल है। सेकंड ये है कि हिजबुल्लाह ने अभी तक अपनी पावर्स को रिवील नहीं किया है। हिजबुल्लाह के पास बहुत पावरफुल वेपन सिस्टम है और इनके पास मिसाइल भी पड़े हैं, तो मेरा ख्याल में अभी डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ईरान से भी थे, तो ईरान ने स्ट्राइक्स अभी तक किए नहीं, और सेकंड अभी यहाँ पे उन्होंने चैलेंज किया है हिजबुल्लाह को, और आज हिजबुल्लाह लाइकली मेरे ख्याल में जो हसन नसरुल्लाह ने एड्रेस करना अच्छा, है। ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि अगर हम थोड़ा सा इस पर्सपेक्टिव में देखें कि ईरान से हमारे टाइज हैं और बड़े अच्छे ताल्लुकात हमारे ईरान के साथ हैं, लेकिन हॉस्टाइल एक हमारा नेबर भी है भारत, और उस नेबर के ताल्लुकात इसराइल से हैं, तो इस तराजुर में पाकिस्तान को कितना वॉचफुल रहने की ज़रूरत है? बर वक्त पाकिस्तान तो कार्रवाइयाँ करता ही है। टेक्नोलॉजी की बात की जाए, हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, फिर सर्वेलियंस का निज़ाम और इंटेलिजेंस सब कुछ है, तो इस पर ज़रा सी बात कीजिए। जी हाँ, देखें ये बड़ी इम्पोर्टेंट आजकल ये आप समझ लें कि नई डेवलपमेंट है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ऑलरेडी इसको एड्रेस कर रही है, और इसमें साइबर को एड्रेस करने के लिए अफवाज में एक साइबर डिवीजन ही है जो इन चीज़ों को देख रहा है। तो पाकिस्तान के पास है, और फिर हमारे अंडरस्टैंडिंग है, और चीज़ों को हम डेवलप कर रहे हैं या स्टडी या जो भी है विद चाइनीज़ के साथ है। जिससे मैंने कहा चाइनीज़ की ये कैपेबिलिटी ऑलरेडी उनके पास है, और पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी वो कैपेबिलिटी से हम भी किसी से पीछे नहीं है। तो आप इस अनरेस्ट को बढ़ता देख रहे हैं खित्ते में भी, या फिर आप देखें अभी इसको यूज करेंगे, अभी किया जाएगा एज ए वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखें इट हैज बिकम अ साइकोलॉजिकल वारफेयर है, नफ्सियाती तौर पे आपको प्रेशर में रखा जाए कि आपके साथ किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, जो आपका मोबाइल जो आपकी जेब में है ये किसी वक्त भी पढ़ सकता है, ये एक मैसेज है। और कैपेबिलिटीज हैं, देखें जिस तरीके से आप देखें कि जिस यूनिक तरीके से ये पेजेस को एक्सेस किया गया है। अभी इनिशियली इट वाज ताइवान ने कहा, हंगरी ने अभी कहा ये हम में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि दो पेजेस वर टेम्पर्ड, और उसके अंदर कहते हैं चंद ऑन्स के वो उन्होंने एक्सप्लोसिव डाला हुआ था, और अकॉर्डिंग वो सप्लाई किए गए थे हिजबुल्लाह को। एक वो देयर इज वन कांसेप्ट। सेकंड ये है कि वो ये कहते हैं इनके पास, इजराइल के पास कैपेबिलिटी थी जो लिथियम बैटरीज जो थी उनको हीट अप किया गया, और देन बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा, जो आपने अभी कहा कि मोबाइल भी शायद सेफ नहीं है, तो ये पेजर्स जो हैं वो तो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं, क्या मोबाइल सेफेस्ट समझे जाते हैं, बट मोबाइल जो है वो हमारी सिम की बदौलत चलते हैं, तो क्या वो भी इतने ही अनसेफ होने वाले आने वाले दिनों में? जी हाँ, ऐसा ही है। देखा ना कि अभी जिस तरीके से जो कल वाला इंसिडेंट हुआ है लेबनान में, जनरल्स पे इवन मोबाइल फोन्स भी फटे हैं, और इसके अलावा ये वॉकी टॉकीज भी थी, और सोलर सिस्टम भी जो था वो भी फटे हैं। तो आप इससे देख सकते हैं कि आजकल की वारफेयर है, साइबर वारफेयर हो सकता है। तो मेरे ख्याल में एक नई डायमेंशन हैज बीन एडेड टू द वारफेयर। और इस नई डायमेंशन को हम हमेशा ये बात करते आए कि जिस मुल्क में आप रह रहे हैं उसके अवाम को कितना ये रियलाइज और समझने की जरूरत है, और सिक्योरिटी इदारों का साथ देने की जरूरत है, इसको भी जरा हाईलाइट कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट है। देखें कि हमें मोहतात रहना होगा, और हमें बिल्कुल एजुकेट करने की ज़रूरत है अक्रॉस पाकिस्तान लोगों को, बच्चों को, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में,
और हमारे मीडिया को इस पर एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करना चाहिए कि इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती है। और क्योंकि देखें एक्सेस भी था पहले कि आपकी मोबाइल पे एक्सेस तो इजीली हो सकता है, वो कोई भी कर सकता है, ये कैपेबिलिटी भी इजराइल के पास थी, जिस तरह वो पेगासस कंसेप्ट है उनके पास है। बिल्कुल और अब ठीक ये है। भी आए तो मेरे ख्याल में फ्यूचर में बहुत एहतियात और मोहतात रहने वाली बात है। मोबाइल आपका जो साथ होता है ये भी अब एक वेपन बन चुका है। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया और हमारे शो को। अब ये देखें ज़ुहैब, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। ये टेक्नोलॉजी के ज़रिए, एआई के ज़रिए हम कहाँ पहुँच रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हम अपने इन्वायरमेंट को भूलते जा रहे हैं। और देखिए एनवायरनमेंट अगर इसको लिंक्ड अप करके देखें तो एनवायरनमेंट की भी ये बात है ना कि जब दुनिया एक बारूद का ढेर बन जाएगी बिल्कुल। और दुनिया में जंगें होंगी, दुनिया में बॉम्ब ब्लास्ट होंगे, तो आपका एनवायरनमेंट क्या जाएगा, ओजोन लेयर कहाँ जाएगी, आपकी क्लाइमेट चेंज जो है इससे जुड़ी हो, तो बड़ी अहम ये बिल्कुल जी। और इस अहम इशू पे हमने अपने ख़ास मेहमान सर तौफीक पाशा को दावत दी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। बिल्कुल। तौफीक साहब, हमने एक छोटा सा पैकेज बनाया है एनवायरनमेंट के ऊपर, हम वो देखते हैं और फिर आपसे गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान में बढ़ते प्लास्टिक की आलूदगी के मसाइल, मामला काबू से बाहर होने लगा। बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स की रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया भर में प्लास्टिक से कचरा पैदा करने वाले पहले 8 ममालिक में शामिल है। कराची शहर का शुमार प्लास्टिक से कचरा पैदा करने वाले पहले 4 शहरों में होता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मुताबिक कराची में लगभग 12,000 टन कचरा पैदा होता है, जिसमें से 20% प्लास्टिक का कचरा है, जो खाली प्लॉटों से लेकर सड़क के किनारों, नदी नालों और कूड़े करकट के ढेरों में हर जगह बिखरा होता है। इस सब कचरे को कोई एक इदारा इकट्ठा या तल्फ करने का जिम्मेदार नहीं होता और इनमें से हर एक अपने तरीके से इन्हें इकट्ठा और तल्फ करता है। इसीलिए इनके दरमियान रब्त की कमी से इस मसले की शिद्दत में इजाफा हो गया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक दरिया सिंध से बहिरा अरब में 40% कचरा शामिल होता है, जिसका 3/4 हिस्सा ग्रोसरी, कचरे के बैग्स, जूस के डब्बों, सैनिटरी नैपकिन्स, डायपर्स, फेस मास्क, बैंडेज और कई तरह की पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले बारीक प्लास्टिक होता है। इनको फेंकना आसान है, लेकिन इकट्ठा करना मुश्किल होता है। WWF पाकिस्तान की रिसर्च के मुताबिक साल भर में मुल्क भर के कुल कचरे का 65% आखिरकार साहिलों तक पहुंच जाता है और मुल्क भर में प्लास्टिक के 55 अरब सिंगल यूज थैले या शॉपर्स इस्तेमाल होते हैं, जिनकी तादाद में लगभग 15% इजाफा हो रहा है। I mean, Tawfiq Saab, just the visuals are so mind-boggling. See, but those visuals are constantly visible. बिल्कुल ऐसे। ठीक है, कहीं भी आप पाकिस्तान के किसी भी जगह चले जाएं, एंड ऑफ कोर्स कराची 4 नंबर पर आ रहा है क्योंकि कराची की पॉपुलेशन भी तो 3 करोड़ के करीब है। ठीक है, लेकिन आप अताबाद झील पर चले जाएं, आप माउंटेन चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, तो वहाँ पर भी आपको डायपर्स और प्लास्टिक की थैली मिलेगी। एंड आई थिंक इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। रात को जब हम सोते हैं तो किसी और मुल्क से लोग आते हैं हवाई जहाज भर के और ये कचरा फेंक कर चले जाते हैं। ओके, नाउ द थिंग इज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, एक सिंपल सी बात है, 12,000 टन आज के, कल मिला के 24,000, परसों 36,000, 48,000। इट्स नॉट अ जोक एंड इट्स नॉट फनी। ठीक है, नाउ मेनी इयर्स अगो जब एक उस वक्त जो मेयर थे कराची के, उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम ये उठा लें, तो हमें पैसे दिए जाएं ताकि हम हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज करें। व्हाट आई फील इज कि 1 साल के वो पैसे जो हैं उसके 10% पैसे आप इन्फोर्समेंट पर लगा दें और अवेयरनेस पर लगा दें। अच्छा, अवेयरनेस भी एक अजीब बात है कि लोग कहते हैं कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। यार, कोई भी अपने घर से बाहर निकलता है उसको कचरा नज़र आता है। सही बात। और हम इस कचरे को या कराची और कराची वालों को बदनाम करने के लिए या पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, हमारी हुकूमत को बदनाम करने के लिए
हमारी सिटी की जो म्यूनिसिपैलिटी है उसको बदनाम करने के लिए तो हम यूज कर लेते हैं कि जी कराची की गवर्नमेंट बेकार है, सिंध की गवर्नमेंट बेकार है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट बेकार है, वो कचरा नहीं उठाती है। अबे भाई तुम रिस्पॉन्सिबल फेंक रहे हो, फेंको तो मत, ठीक है। एक दूसरा एलिमिनेट कर देना प्लास्टिक को, एक मर्तबा एलिमिनेट कर दें, खत्म कर दें, प्लास्टिक को बैन कर दें। हमारे मुल्क में 6 मर्तबा या 25 मर्तबा बैन हो चुका है, कोशिश हो चुकी है ये, बिल्कुल बैन हो चुका है, कोशिश नहीं हुई है अभी तक। देखिए स्टेट का काम है, अगर आपकी बात कोई नहीं मानता है तो स्टेट का काम है उसको इन्फोर्स करना, फाइन कर। अब आप ये कहते हैं कि जी अगर प्लास्टिक को बंद कर देंगे तो 1,20,000 आदमी जो है वो बेरोजगार हो जाएगा। क्यों बेरोजगार हो जाएगा भाई? उसकी तो ऑल्टरनेटिव्स निकालनी है ना। उसकी ऑल्टरनेटिव्स जब आप निकालेंगे तो उसके अंदर वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। द थिंग इज वी हैव टू स्टॉप प्रोड्यूसिंग पॉलिथीन बैग्स। बिल्कुल। अच्छा ये क्यों है, ये इस पे भी जरा सी रोशनी डालिए कि देखें और तो कचरा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इदारा तो खैर, लेकिन रिसाइकिल हो जाता है कचरा, ये प्लास्टिक का क्या है? यानी ये डिस्पोज ऑफ नहीं हो सकती है, इसको जलाने की कोशिश की जाए? जी एक्चुअली अगर आप देखें एक ये जो पीईटी की बॉटल्स हैं इसको भी हम बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं, लेकिन ये तकरीबन 60-70%, 80% रिसाइकल हो जाती है क्योंकि वो बहुत आसान है। आप कराची से बाहर निकलें ये नेशनल हाईवे पर, सुपर हाईवे पर, तो आपको माशाल्लाह दरख्तों पे फल के बजाय प्लास्टिक की थैली लहराते हुए नजर आती है, क्योंकि ये इसको कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। इसको आपने यूं किया और ऐसे किया और वो हवा में उड़ते हुए चली जाती है। अच्छा, इसमें आपको मिलेंगी क्लियर वाइट रंग की, फिर आपको इसके कलर्स चेंज होते हुए मिलेंगे और आखिर में आपको ब्लैक वाली थैली मिलेगी। ये वो थैली है ब्लैक वाली जो आखिरी रिसाइकलिंग है पॉलिथीन बैग्स की। यानी वो भी पॉलिथीन ही है, वो जी, रिसाइकिल होने के जो बाद बेस्ट जो फ्रेश थैली है, जो फ्रेश वन है वो वाइट है। फिर वाइट को सारे को कलेक्ट करके उसको फिर आप पिंक, ग्रीन, येलो, ब्लू करके और आखिर में उसका रंग काला करना पड़ता है क्योंकि वो इतना खराब है। अच्छा, देन देयर इज टेट्रा पैक। अच्छा, इसकी वजह क्या है? कन्वीनियंस। बिल्कुल। जरा घर आते हुए दही ले आना, अब आप घर जाते हुए दही कैसे लेकर आएंगे? हाथ में तो नहीं लेकर आएंगे। पहले तो ये होता था कि डब्बा ले जाओ और इसमें दही ले आना। और मैंने हमेशा ये कहा है कि जब आप दही मंगवा रहे होते हैं तो जिसको भी आप पैसे देकर कह रहे हैं बेटा जाओ दही ले आओ, ये डिब्बा ले जाओ, डिब्बे में ले आना, थैली को मना। एक इतनी सी दही के लिए 2 थैलियां होती हैं, एक थैली में वो रैप करता है और एक शॉपर में। अच्छा, मुझे कोल्ड ड्रिंक की बोतल देता है बंदा और वो थैली में डालने लगता है, मैं कहता हूँ भाई ये ऑलरेडी थैली में है। तो मुझे देखता है जैसे मेरा दिमाग खराब है। सही बात। अब वो कोक की बोतल या पेप्सी की बोतल या 7 अप की बोतल वो ऑलरेडी एक प्लास्टिक की बोतल है, बट कन्वीनियंस ऑफ कैरिंग, ठीक है। अब वो टोकरी जो एक जमाने में हम ले जाते थे, वो फैशनेबल नहीं है, वो फैशनेबल नहीं है, उसमें शर्म आती है टोकरी और कन्वीनियंस नहीं है। अब आप दफ्तर जा रहे हैं, आप बाइक पर अपने दफ्तर जाते हैं, आप टोकरी लेकर तो नहीं जाएंगे ना। एक थैली आपने यहाँ, एक थैली इधर। और जी, तो जैसे वो क्लॉथ बैग है, अनफॉर्चुनेटली देयर वाज़न्ट टाइम, मैं रात को देर से घर पहुंचा हूँ और आई डिडंट हैव टाइम टू कलेक्ट। वो हमने इंट्रोड्यूस किया था 6 पॉकेट वाला बैग, तो उसके सेंटर में भी सामान भर जाता है, उसमें 6 पॉकेट्स भी हैं। तो टमाटर एक में डाल दिया, खीरे एक में डाल दी, मिर्ची और धनिया एक में डाल दिया, आलू प्याज बीच में डाल दिया। तो हमने ये देखा कि सब्जी वाले से अगर आप हफ्ते की सब्जी लाते हैं तो आप 11 थैलियाँ यूज़ करते हैं एवरेजली। फल वाले से लेकर आते हैं तो 4 थैलियाँ या 5 थैलियाँ। आप सुपरमार्केट में, स्टोर में जाते हैं, अगेन मल्टीपल थैलीज। देखें, द प्रॉब्लम इज कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों में उलझे हुए हैं एज अ कौम के तौर पे, एज अ नेशन, कि ये जो चीज़ें जो हमारे लिए डिज़ास्टरस हैं और ये फ्यूचर में नहीं होने वाली हैं, ये ऑलरेडी डिज़ास्टर हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ, और ये दीज आर थिंग्स मैंने बहुत रिपीट किए हैं। मोहल्ले के अंदर चौकीदार होते हैं, रात को उनको मच्छर तंग कर रहा होता है तो वो कचरा जमा करके जलाते हैं। उस कचरे में बहुत सारे दरख्तों के पत्ते वत्ते होते हैं। बिल्कुल।
और प्लास्टिक की थैली होती है। प्लास्टिक की थैली वो यूज करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल टू इग्नाइट द फायर, ओके, क्योंकि वो बहुत आसानी से जल जाती है। एक माचिस लगाओ वो फौरन जल जाती है और वो जलती रहती है, हर चीज को वो जला लेती है। व्हाट दे डोंट रियलाइज इज कि इसका जो धुआं निकल रहा है वो सांस ले रहे हैं। ये प्लास्टिक आप जब जलाते हैं तो आपको छोटा छोटा प्लास्टिक उड़ता हुआ भी नजर आता है। ये नाक के जरिए फेफड़ों में जाके चिपक रहा है। बिल्कुल। मैंने एक तस्वीर डाली थी फेसबुक पे कि एक कोयले का ट्रक है, उस पे लेबर जो है ना ऊपर बैठी हुई है। कोयला भी काला है, ट्रक भी काला है, बंदे सारे ड्राइवर वाइवर सब वो पूरा काला है। वो हंस रहे हैं, कोई मजाक कोई जोक हुआ होगा, उनके दांत वाइट नजर आ रहे हैं। व्हाट दे डोंट रियलाइज इज कि उनका फ्यूचर क्या है। वो तो डेली वेज वाले लेबर है ना, क्या उनकी फैमिली अफोर्ड कर सकेगी उन्हें एक अच्छे से हॉस्पिटल में ले जाके उनके लंग्स की ट्रीटमेंट कराने के लिए? बिल्कुल नहीं। वो काम नहीं कर सकेंगे तो फैमिली सफर कर रही होगी, वो दिहाड़ी नहीं आ रही होगी, खाना पीना नहीं होगा उनके पास। We as a nation, we need to put everything on a side. I protest, मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी प्रोटेस्ट करता है जो फ़लस्तीन में आज हो रहा है, ठीक है। सिर्फ फ़लस्तीन में नहीं, मैं समझता हूँ कि जंग और इंसान का खून सबसे बुरी चीज़ है, लेकिन एक्सक्यूज़ है हमारे पास कि बाबा आदम के एक बेटे ने दूसरे को कत्ल कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं, राइट? All that and everything else that is happening is all secondary. हमें अपने मुल्क को सही करने की ज़रूरत है और उसमें गार्बेज एंड प्लास्टिक पोल्यूशन एंड अदर पोल्यूशन। अच्छा, इसके इस पहलू को भी थोड़ा सा इस पर भी ज़रा आप बात कीजिए कि देखें आप एनवायरनमेंट के लिए बड़ा काम करते हैं और आप प्लांटेशन, आपके शोज़ भी हमने देखे हैं, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है आप। तो पाकिस्तान एक एग्रो बेस्ड इकॉनमी है, एक तो इंसानी सेहत के बारे में तो आपने कह दिया कि इंतहाई मुज़र सेहत, लेकिन फसलों को क्या नुकसान होता है, प्लांट्स को क्या नुकसान होता है इससे, और सी लाइफ को, ओशन। I'll explain that to you. हर चीज को फर्क पड़ता है, ठीक है। परिंदों को फर्क पड़ता है, बिल्कुल। वो जो ड्रैगन फ्लाइज हैं उनको भी फर्क, जिनको वो बच्चे हेलीकॉप्टर कहते थे, ठीक है। आज आपको कराची शहर के अंदर वो ड्रैगन फ्लाई बहुत कम नजर आता है। ड्रैगन फ्लाई नेचर का अपना कंट्रोल है मस्कीटो का, उसकी टोटल डाइट ही मस्कीटो है, ठीक है। आप इंटीरियर सिंध में, इंटीरियर पंजाब वगैरह में चले जाएं, इंटीरियर्स में चले जाएं, आपको बहुत ड्रैगन फ्लाई बारिश के बाद तो खास तौर पे जब धूप निकलती है, क्योंकि वो उसका जो लाइफ साइकिल है वो अपने अंडे पानी में डालता है। सही। सी इट ऑल्सो लाइक द मस्कीटो, इट ग्रोज आउट ऑफ वाटर। तो बारिश के बाद बहुत ज्यादा हो जाते हैं और बारिश के बाद मच्छर भी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये उसको खा रहा होता है, बैलेंस करते हैं। जुगनू खत्म हो गए। उस दिन मैंने एक वीडियो डाली जुगनू की, लोग कहते हैं हाय मैंने जिंदगी में कभी जुगनू नहीं देखा है। बटरफ्लाइज खत्म हो गई। सो हमने जो पूरा नेचर का निजाम है ना उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। आप क्रॉप्स की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज, अच्छा हर कोई सीजन को नहीं समझता है। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं सीजन कोई अहमियत नहीं रखता है, बट देयर इज अ टाइम टू प्लांट एंड अ टाइम टू रीप, ठीक है। गंदम को लगाने का एक पर्टिकुलर टाइम है, चावल को लगाने का एक पर्टिकुलर टाइम है। आपके दिल चाहेगा कि जी मैं आज गंदम लगा दूं या आज चावल लगा दूं, इट डजंट वर्क दैट वे। व्हाट इज सीजन? सीजन इज नंबर ऑफ डे लाइट आवर्स, कितने घंटे आपको धूप के मिलते हैं, और मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर्स क्या होते हैं। गंदम के बीज को फूटने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, चावल के बीज को फूटने के लिए और वाटर भी ज़ाहिर है, ठीक है, स्कैर्सिटी है। अब जब आपके क्लाइमेट चेंज से गर्मियां एक्सटेंड हो रही हैं, एकदम से सडनली मौसम चेंज हो जाता है, सर्दियां छोटी होती जा रही हैं, आपकी गंदम की फसल लगती है, जैसे हम कराची के आसपास में अक्टूबर में लगाते हैं, बाकी सिंध और पंजाब में नवंबर में लगता है, कुछ इलाके हैं जहाँ फरवरी में लगता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, और वो सर्दियों में पौधा उगता है, फिर उसको वो जाके फरवरी मार्च में जाके तैयार होता है दाना, वो अप्रैल मई की गर्मी में जाके वो डिहाइड्रेट होके बिल्कुल सूख जाता है, फिर आप उसको काट के, अब आपकी सर्दियां अगर छोटी हो जाती हैं तो गंदम को ग्रोइंग पीरियड कम मिलता है, बिल्कुल, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस? यील्ड कम हो जाती है आपकी। मैंगो में आपका एक टाइम है जहां वो जनवरी में उसके फूल निकलते हैं। अब अगर सर्दी सही नहीं हुई जनवरी में और
गर्म हो गया मौसम तो वो फूल नहीं निकलेगा, पत्ते निकल आएंगे, आपको फल नहीं मिलेगा। फिर गर्म हो जाएगा तो जो कीड़े जिनको वो गर्मी चाहिए पैदा होने के लिए वो खूब क्वांटिटी में पैदा होना शुरू हो जाते हैं, तो वो फिर आपकी क्रॉप को अटैक करते हैं। सो क्लाइमेट चेंज जो है वो फूड सिक्योरिटी को सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करती है वो फूड सिक्योरिटी को। 1 2 इज कि इस क्लाइमेट चेंज में क्या होता है, कहीं बारिश ज़्यादा हो जाती है, कहीं कम हो जाती है। तो जहाँ एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ जो लोग रहते थे उनके लिए वहाँ रहना मुश्किल हो जाता है, तो क्लाइमेट माइग्रेशन होती है। अब आप सोचें कि 50, 52 और 55 डिग्री टेम्परेचर्स में लोगों का रहना नामुमकिन है। ठीक है, तो सिबी, जैकबाबाद ये वो इलाके थे जो पाकिस्तान में सबसे गर्म होते थे, सबसे गर्म, 50 से नीचे 48, 49 इस तरह रहता था। अब तो जनरली 50 को हम पूरे मुल्क में क्रॉस कर रहे हैं। पिछली बिल्कुल 52 भी टच अच्छा, किया है। ये बताइएगा तौफीक पाशा साहब दैट आपने सिविक सेंस की बात करी, बहुत ज़रूरी है, इट्स वेरी पर्टिनेंट। 2 चीज़ें हैं, एक तो हमें सुनने में आया है कि दुनिया भर से कचरा पाकिस्तान में आता है, बिकॉज वी टेक दैट एंड वी बाय इट, एंड वेयर डज दैट गो? एंड सेकेंडली इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, क्या हमें ख़त्म कर देनी चाहिए ये फैक्ट्रीज जो प्लास्टिक प्रोड्यूस करती हैं, लाइक बिल्कुल सिरे से? इज दैट, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट तो हमारे कंट्री में हो ही नहीं रही, तो जो दूसरी कंट्रीज का वेस्ट मैनेजमेंट वो तो एक नेक्स्ट लेवल बात है। हाउ डू वी फिनिश दिस नाउ? इस हिसाब से जो प्रूफ हमें मिलता है वो ये है कि ह्यूमन जो है वो इस अर्थ पे सस्टेनेबल नहीं है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, उसकी क्या वजह है? क्योंकि ह्यूमन, देखिए कभी ऐसे नहीं हुआ जंगल में कि शेर सारे जमा हो गए, मीटिंग हो गई, बोल क्या हो गया क्या हो गया, बोला हमने सारी हिरन खा ली। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, बैलेंस रहता है, शेर भी रहता है, हिरन भी रहती है, एंड ऑल अदर एनिमल्स, बिकॉज नेचर में हर कोई हर किसी और को खा रहा होता है, ये फैक्ट है, हम भी किसी को खाते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा है कि why is it that humans are unsustainable and all these problems are arising because we reproduce very quickly? Yes. अच्छा, फिर ये हुआ कि हम थोड़े से समझदार हो गए, हमने हेल्थ के ऊपर काम किया, तो हमारी जो मोर्टेलिटी थी वो कम हो गई। अब कम लोग मरते हैं और हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ते जा रही है। सो रिप्रोडक्शन, द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग रियली फास्ट। इन माई लाइफ टाइम I have seen the population of Earth go from 4 billion to 8 billion. 70 से लेकर अब तक इस 50 साल में वर्ल्ड की पॉपुलेशन डबल हो गई है in 50 years. ठीक है, when you have that much of a population, अब वो दूध वाला जो साइकिल पर आके आपके घर में दूध नाप के देता था, that is not going to work anymore. So that's why आपको वो टेट्रा पैक और उस किस्म के पैकेट में दूध मिलना जरूरी हो गया है। बट आई बिलीव जैसे इस दुनिया में तकरीबन 6000 ज़बानें बोली जाती हैं, हमने जब फ्यूल इन्वेंट किया, सबसे पहला फ्यूल जो था जी वाज विंड। उस ज़माने में और कोई फ्यूल नहीं था, लेकिन किश्तियां जो हैं वो बादबानों से चलती थी। ठीक है, सो विंड एनर्जी वाज द फर्स्ट एनर्जी वी, बट देन वी गॉट कोयला, तेल वगैरह, बट उसमें भी हमारे पास केरोसिन भी है, पेट्रोल भी है और डीजल भी है और जेट फ्यूल भी है। यानी वही जो हमें तेल जमीन में से मिल रहा है उसमें से हमने 4, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज अल्टरनेटिव्स। बिल्कुल, तो हर चीज का एक अल्टरनेटिव है, उस पर रिसर्च करने की जरूरत है। बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग और बड़ी आई फील दैट ये डिस्कशन जो है जितनी की जाए उतनी कम है। और जो नाज़रीन देख रहे होंगे यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। आई होप, बिल्कुल सही बात जो तौफीक पाशा साहब ने कही कि रिस्पॉन्सिबल ट्रैश को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फेंकना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और जब तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू सी, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हियर, जैसे तौफीक साहब ने कहा कि गवर्नमेंट्स को तो हम करते रहते हैं ब्लेम कि जी इसने नहीं किया, उसने कचरा नहीं उठाया, लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं? से नो टू प्लास्टिक, से नो टू प्लास्टिक बैग्स एंड बॉटल्स। और वो बच्चे जो स्कूल की ट्रिप्स आपके फार्म पे लगाते हैं, वो घर आके बताते हैं कि आपने क्या सिखाया। सो थैंक यू फॉर योर कम्युनिटी सर्विस ऑन सच अ पर्टिनेंट सब्जेक्ट, जो हम जितनी बात करें कम है। तौफीक साहब, हम आपको फिर से दोबारा तंग करेंगे कि आप हमारे शो पे आएँ। छोटी सी ब्रेक लेंगे, नाजरीन कहीं मत जाइएगा, वील बी राइट बैक।
वेलकम बैक नाजरीन, हम फिर अपने टेबल पे आ गए आ गए, हैं। बिल्कुल। आई लाइक दिस शिफ्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल आपसे कह रहे। अच्छा मैं सोच रहा था कि पेंटिंग मुझे शौक है अच्छा। करने का, और हम वो उन दिनों में जब ईद के कार्ड्स वगैरह तो अपने हाथ से हम सारे बहन भाई लिख बनाते के थे, बेचते थे सबको। हाउ नाइस। मैं भी पेंटर हूँ एक्चुअली। पेंटिंग करती है? अच्छा। मैं करती हूँ। आई पेंटिंग लाए हम दिखाएंगे। मैं इंडस वैली की स्टूडेंट हूँ, तो हमें सब सिखाया जाता है स्केच वहाँ वगैरह पे। हमारे कुछ अगर आपके लाइव स्केच बनाना चाहिए मुझे। लेकिन हाँ, पेंटिंग ना सिर्फ शौक है बल्कि लोगों की एक इन्वेस्टमेंट भी होती है, और बेहतरीन आर्टिस्ट का काम लाखों नहीं करोड़ों रुपयों में और डॉलर्स में बिकता है। तो इसी तरह का एक इशू हमने रिसेंटली सोशल मीडिया पे देखा कि सैफी सुमरो साहब, जिनकी पेंटिंग फेयर हॉल में उन्होंने एग्जिबिट की थी, वो वहाँ से गायब हो गई। और कुछ ही दिन पहले किसी ड्रामे के सेट पे जहाँ सीन हो रहा था उसके बैकग्राउंड में उनको वो नजर आई। 2017 में ये हुआ। अच्छा उसके बाद ये सैफी ने कहा भी इंतज़ामिया से कि मेरी पेंटिंग जो थी वो मुझे वापस की जाए, तो इंतज़ामिया ने उसने कहा कि वो कहीं गुम हो गई है, वो दे दी जाएगी। तो उनको खैर उनको पेंटिंग नहीं मिली। तो जब उन्होंने किसी ड्रामे के देखी सेट पर, तो फिर उन्होंने राब्ता किया। तो उस राब्ते के बाद क्या रिस्पॉन्स आया और क्या उन्हें पेंटिंग मिली या नहीं मिली, हम तो इस issue पर बात हम करेंगे इसी पे सैफी साहब से। और डीजी कल्चर हैं रज़ा साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है अभी। सैफी साहब है हमारे साथ, उनसे पूछते हैं उन्हीं की कहानी कि ये क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सैफी सुमरो साहब, सबसे पहले तो थैंक यू, आपने हमें अपना वक्त दिया। ये बताएं कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, और ये पेंटिंग ऐसी हवा में गुम हो गई और इतने दिनों बाद जो आपको नजर आई है, तो क्या कहेंगे आप उसके बारे में? वालेकुम सलाम मैम। ये मैंने जब एग्जीबिशन की थी फेयर हॉल के अंदर, ये मेरा थीसिस का वर्क था। थीसिस का काम में से मैं 2 पेंटिंग निकाल कर एग्जीबिशन की थी। तो मेरा तो उस टाइम पहला ही कदम था मार्केट के अंदर। हालांकि मार्केट का मुझे पता नहीं था, हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट से पहले कभी एग्जीबिशन नहीं की थी जी। तो मुझे नहीं मालूम था कि ये चक्कर भी गुम भी होती है। मैं तो खुशी खुशी से गया था कि मेरा नाम आएगा, पेंटिंग बिकेगी। बड़े ऑनर की बात होती है ये, बिल्कुल। पहली मर्तबा जब एग्जीबिशन होती है इतने बड़े प्लेटफॉर्म के, तो खुशी तो होती है मैडम। तो जब मुझे पता लगा कि उनकी इंतजामिया से आपकी पेंटिंग गुम हो गई है, तो मैंने इतना कुछ सीरियस नहीं लिया, क्योंकि जब उनके पास 2-3 और भी आर्टिस्ट थे, वो कह रहे थे कि उनकी पेंटिंग भी गुम है। तो मैंने सोचा जब वो भी चुप पे आवाज़ नहीं उठा रहे तो मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। तो मैंने उस पेंटिंग को छोड़ दिया था। मैंने कहा कोई मसला नहीं। पेंटिंग कौन सी थी वो, और जब एग्जीबिशन खत्म हुई तो उसके बाद आप वहां गए या फिर आपने राब्ता किया कि भाई पेंटिंग मेरी बिकी है नहीं बिकी? उस पर उन्होंने जवाब क्या दिया? नहीं, जब एग्जीबिशन खत्म हुई तो मुझे पता लगा खत्म हो गई। उसके बाद मैंने कांटेक्ट किया। कांटेक्ट के बाद उन्होंने कहा कि हमने कोई गैलरी का थोड़ा काम वगैरह कराया हुआ है, तो पेंटिंग्स या सामान इधर से उधर पड़े हुए हैं, जैसे भी हमें आपकी पेंटिंग्स मिलती है हम आपको कांटेक्ट करेंगे, आप अपनी पेंटिंग लेकर जाना। तो उसके बाद मैंने फाइनली कॉल भी की थी, तो उन्होंने कहा था यार हम माजरत चाहते हैं, आपकी पेंटिंग नहीं मिल रही, आपके साथ 2-3 और भी आर्टिस्ट हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जब आपने पेंटिंग कब देखी, कहाँ देखी, और फिर आपने जब राब्ता किया? सर वो 2017 की बात है, जब मैंने पेंटिंग से हाथ उठा लिए थे। उसके बाद मेरा दिल टूट गया, मैं बिल्कुल आर्ट की लाइफ से कट गया और मैं कोई काम नहीं कर रहा था। थोड़ा बहुत स्केच वगैरह मिलता, कोई 500-1000 का मिलता तो वो कर लेता, वरना मैं अपनी एक छोटी सी केबिन खोली थी मैंने अपने इधर सिटी में, तो उसको मैं टाइम दे रहा था। क्योंकि दूसरे भी कुछ लोग थे तो वो बोल रहे थे यार अक्सर एक गैलरी में ऐसा होता रहता है, हमने भी जितनी पेंटिंग्स वगैरह दी है ना अक्सर ये गुम कर देते हैं, खास करके ये फेयर हॉल वाले। तो मैंने उस पेंटिंग को छोड़ दिया, आर्ट लाइफ से कट गया। और उसके बाद ये अभी मैं ड्रामा देख रहा था एक निजी चैनल के ऊपर, ड्रामा सीरियल में, जब मैंने वो सीन देखा फिलहाल तो मैं हैरान रह गया है। इतना शौक तो मुझे लगा कि 7 साल गुजर गए हैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, वही मेरी पेंटिंग्स और इतने बड़े ड्रामे में जो ट्रेंडिंग पे चल रहा है। अच्छा, हमें डीजी कल्चर रजा साहब ने ज्वाइन किया है। सैफी आप भी हमारे साथ ही हैं। रजा साहब ये बताइए कि एज एन आर्टिस्ट ये बहुत बड़ा नुकसान है, जैसे उन्होंने कहा कि उनकी मेंटल हेल्थ को भी फ़र्क पड़ा और ये हुआ, तो ये इस सिनारियो में एक आर्टिस्ट को क्या करना चाहिए और स्टेट किस तरह हेल्प कर सकती है उन्हें? अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा मैं कर दूँ आपकी कि मेरा नाम रज़ा कादरी है और मैं सीनियर डायरेक्टर कल्चर एंड स्पोर्ट्स किमसी। और फेयर हॉल जो है वो मेरी जुरिडिक्शन है और मैं उसे देखता हूँ। बिल्कुल। साहब की
बातें मैंने सोशल मीडिया से सबसे पहले मेरे इल्म में आई और उसके बाद बाकायदा मैंने चीज़ों को टेकअप किया। तो पता चला कि जी हमारे पास इल्ज़ाम ये है, इनका मौक़िफ़ ये है कि वहाँ से तस्वीरें चोरी हो जाती हैं और बिक जाती हैं। तो आज भी वो तस्वीरें फ्रेयर हॉल की आर्ट गैलरी में मौजूद हैं और जब कोई भी आर्टिस्ट हमें कोई एग्जीबिशन के लिए अपनी पिक्चर्स देता है तो हम उसे एक स्लिप देते हैं उसके एवज में, जिसका एक काउंटर पार्ट हमारे पास होता है और स्लिप इनके पास होती है। फ्रेयर हॉल की जो इंतज़ामिया है उनके डायरेक्टर कल्चर और उनके डिपार्टमेंट से मैंने जब मुझे मालूम हुआ और मैंने उनसे पूछा कि ये क्या माजरा है, तो उन्होंने कहा सर ये पिक्चर्स यहीं मौजूद हैं और गुज़िश्ता 7 साल से मौजूद हैं। इनके पास हमारी स्लिप्स मौजूद हैं। स्लिप्स के पीछे बाकायदा मेंशन है कि एग्जीबिशन के 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप अपनी ये पेंटिंग्स वापस ले लें, वरना अदरवाइज इदारा जिम्मेदार नहीं है। उसके बावजूद ये 7 बरस से हमारे पास महफूज हैं। हमारा जो अमला है उसने कई मरतबा इनसे रब्ता करने की कोशिश की। अच्छा, यही यहाँ पे जरा सा तवक्कुफ कीजिए, क्योंकि सैफी हमारे साथ ही मौजूद है। सैफी ये कह रहे हैं कि आप 7 साल से आपने कोई राब्ता नहीं किया और एक हफ्ते ने राब्ता किया है और एक हफ्ते में आपने ये पेंटिंग्स उठानी थी जिस पे डिले होने की वजह से वो मिसप्लेस हो गई। इसमें कितनी सच्चाई है सैफी, ये बताइएगा। मैम जैसे एग्जीबिशन खत्म हुई है तो मैंने कांटेक्ट किया है कि मेरी अगर एग्जीबिशन खत्म हो गई है तो मैं आऊँ तो अपनी पेंटिंग्स लेकर जाऊँ, क्योंकि मैं एग्जीबिशन में खुद भी नहीं खड़ा था। उस टाइम मेरी कराची में टीचिंग की जॉब चल रही थी, मैं एग्जीबिशन में खुद नहीं गया था। जब इन्होंने कहा कि कोई काम वगैरह करा रहे हैं तो जैसे मिलती है फिर हम आपको बताते हैं, कॉल करते हैं। उस कॉल का इंतजार किया, इसमें तकरीबन 1 महीना 1.5 महीने का गैप आ गया। तो उसके बाद मैंने फाइनल कॉल की तो उन्होंने कहा कि आपकी पेंटिंग गायब हो गई है। बाकी ये रिसिप्ट की बात है, रिसिप्ट बिल्कुल मुझे मिली थी इसकी और उनके पास भी ये रिकॉर्ड मौजूद है, उन्होंने भी बुक में अपनी अच्छा एंट्री की थी। सैफी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जब उनका काम हो रहा था उस पे बिल्डिंग पे फ्रेयर हॉल पे, वो मैंने भी देखा है कि वहाँ पे सारी चीज़ें पेंट हो रही थी और सीलिंग ठीक हो रही थी। आप खुद वहाँ गए किसी से इंतज़ामिया में बात करने के लिए उस 1-1.5 महीने के अंदर, या सिर्फ आपकी फ़ोन पे ही राब्ता रहा? नहीं, मैं नहीं गया मैम, मैं बस पहली मर्तबा गया था जो पेंटिंग्स में बाइक पे लेकर गया अंदर साथ के आर्ट गैलरी की एक ऑफिस है, उसमें जब मैंने सबमिट करवाई उसके बाद मैं नहीं गया। उसके बाद मेरा फोन पे कांटेक्ट था, क्योंकि जब मेरी पेंटिंग नहीं बिकी तो मैं लेकर आऊँ अगर वो। ठीक है, तो इसमें यहाँ हमें ये पता चलता है कि आपकी तरफ से भी थोड़ा सा डिले आया है, एंड ऑब्वियसली जब वहाँ पे काम हो रहा था तो चीज़ें मिसप्लेस हो गई। सर आप ये बताइए रजा साहब कि ऐसे टाइम पे क्या इंतज़ामिया को मेक श्योर नहीं करना चाहिए कि वो आर्टिस्ट को कांटेक्ट में रखे और अगर वो नहीं आ पा रहे हैं या जो भी सिनारियो है उससे उनको अपडेटेड रखे ताकि इस तरह के मिसहैप्स ना हो? आपकी बात बिल्कुल मुनासिब है और बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने उठाई। असल में मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो नहीं पाई ना, मैं यही बताना चाहता। उसके बाद कई मरतबा हमारे स्टाफ ने इनके नंबर्स पे कॉल की, इनसे रब्ता करने की कोशिश की, और हद यह है कि जो मुझे यहाँ के इंतजामिया ने बताया कि उनके नंबर जिन्होंने ब्लॉक कर दिए। अच्छा, हाल ही दिनों में जब ये वाक़या रूनुमा हुआ और सोशल मीडिया पे एक बड़ा ये शुरू हुआ सिलसिला, तो जब मीडिया पर्सन्स वहाँ आए तो वहाँ की इंतजामिया ने कहा कि जी हमारे नंबर तो ब्लॉक हैं, आप एक काम कीजिए कि इनको कॉल कीजिए कि इनका ये इल्ज़ाम कि हमने ये चोरी कर ली या बेच दी, ये रद्द तो इस बुनियाद पर आता है कि ये सात लाइन की आर्ट गैलरी में मौजूद है। अगर ये बिक गई होती तो ये सात लाइन आर्ट गैलरी में मौजूद ना होती। नंबर 2 ये कि जब मीडिया पर्सन्स ने इनसे रब्ता किया तो उनसे कहा कि जी आपको अब ये बताइए शिकायत क्या है, तो उन्होंने कहा कि जी मेरी पेंटिंग्स मुझे दिलाई जाएँ। उस पर मीडिया पर्सन ने कहा कि जी यहाँ इंतज़ामिया मौजूद है, वो आपकी पेंटिंग आपको देने की भी मजाज है, बिल्कुल आपको देगी, आप रसीद लाएं और अपनी पेंटिंग ले जाएं। जी। तो इन्होंने पहला मौका भी अख्तियार किया कि मुझसे रसीद हो गई है। दूसरी बात ये हुई, इन्होंने कहा ठीक है आप आ तो जाएं, तशरीफ तो ले आएँ, तो ये आए भी नहीं, बल्कि इन्होंने मीडिया का और सोशल मीडिया का सहारा दिया। देखिए मैं आपको, और उस पर इनकी दलील ये थी क्योंकि इंतज़ामिया ने इस पर बहुत रेवेन्यू जनरेट कर लिया है, लिहाजा मुझे कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए फी पेंटिंग। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे बिल्कुल ज़रूरी है उनका मौके भी। आपने सैफी 10 लाख की डिमांड की आपने, और आप रिहाइश कहाँ है आपकी, रहते क्या कराची में रहते हैं आप या आप कहीं और रहते हैं?
सर मेरा सिटी डहर की है, इन्होंने मेरा कोई कांटेक्ट मुझसे नहीं किया था, और आज भी आप कोई खुफिया आदमी मेरे पास भेजे, इनका अगर मेरे मोबाइल में जो नंबर है ना, अगर ब्लॉक आता है तो उसका मैं जिम्मेवार हूँ, उसकी माजरत मैं करूंगा, सबसे सॉरी करूंगा। मेरा आप मोबाइल चेक कर लें। और पैसों की डिमांड से मुताल्लिक बताइए। जी, पैसों की मैंने डिमांड की है, वो इसलिए की है कि इन्होंने जो 7 साल एक तो मैं झूठ बोला था कि पेंटिंग गायब हो गई है, जो इन्होंने 7 साल तक जो मेरी पेंटिंग के ऊपर कमाया है, एक ड्रामे में कभी मैं कभी तुम में नजर आई है, उसके बाद एक सदर में कोई बड़ा कैफे है, उसमें भी ये 2 पेंटिंग नजर आई। एक चीज बताएं साहब, ये कभी ये जो ड्रामा आप कह रहे हैं, इस ड्रामे में किसी सेट पर या फेयर हॉल के अंदर ही कोई शूट हो रहा था, वहां नजर आई है? किसी सेट पर नहीं सर, जो पहला सीन दिखाया जा रहा है वो जो फेयर हॉल का पहला सीन है, उसके बाद जो अंदर कॉर्नर दिखाया जा रहा है वो मैं नहीं कह सकता कि फेयर हॉल है या कोई। ठीक है, नहीं, हॉल से पहले ये पूछेंगे ना कि ये फेयर हॉल से के बाहर अगर गई है तो कैसे गई है? तो वही कि जिस प्रोडक्शन हाउस फेयर हॉल की शूट है, वो ARY की आर्ट गैलरी की शूट है, फेयर हॉल के अंदर की, उसमें ये नजर आई है। अच्छा, फेयर हॉल के अंदर ही नहीं है कि एक ऐसी तस्वीर इतने जिम्मेदार इदारे से निकल के बाहर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब 7 साल तक हमने इसको संभाल के रखा है। बिल्कुल ठीक है। हम इस बात के जिम्मेदार थे कि हम कहते एक हफ्ते बाद हम जिम्मेदार नहीं, बिल्कुल ठीक क्योंकि है, हमारी मेंशन है। रजा साहब, हमारी कोशिश ये है इस शो के जरिए कि ये मसला सॉल्व हो, और आज लाइव शो पे हम ये इसको एक कंक्लूजन की तरफ लेके जाए। इसका हल क्या है? इसका हल आसान सा है कि ये आए रसीद लेके और अपनी सर, अगर रसीद गुम गई है, चले कहते हैं कि 7 साल में वो रसीद गुम गई है, लेकिन आपको पता है कि यही वो आर्टिस्ट है। मेरे पास काउंटर स्लिप मौजूद है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ तशरीफ ले आए और 4 कैमरों पे आके खड़े होके ये रिसीव कर लें, क्योंकि अब इनसे हम खौफजदा हैं कि ये ऐसा ना हो कि ले जाने के बाद कहें कि मैंने नहीं ली। तो आप इनके एड्रेस पे भिजवा सकते हैं, अगर ये डहरकी से आना इन्हें पड़ेगा, आप कुछ ऐसा इंतजाम कर सकते हैं कि इनकी सर कोई कंपनसेशन की तरीके से आप कंपनसेशन किस बात का होगा मैं तो ये तय नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये कोई आपको पता है ये गवर्नमेंट की आर्ट गैलरी, इसके कोई चार्जेस नहीं होते, यहाँ पे एंट्री फीस कोई नहीं होती, विजिटर चार्जेस कोई नहीं होती। तो मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हमने लाखों करोड़ों रुपए इनकी तस्वीर पे कैसे कमा लिए, जबकि इनकी डिमांड उस तस्वीर की 20,000 रुपए की थी, जिसपे भी वो बिकी नहीं थी, जिसपे ये क्लेम 10 लाख रुपए का डाला। सैफी साहब, अगर आपको पेंटिंग दोबारा मिल जाती है अपनी, तो क्या ये आपके लिए काफी होगा? मैं पेंटिंग तो मैं लूंगा, पेंटिंग तो मुझे मिलनी चाहिए बिल्कुल। बाकी रिसिप्ट की बात कर रहे हैं, तो जब मैंने पेंटिंग को छोड़ दिया था, उन्होंने कहा था गुम हो गई, तो मैंने ठीक है, रसीद भी छोड़ दे और कॉम्पनसेशन भी छोड़ दे, लेकिन आपको आपकी पेंटिंग्स वापस रिटर्न कर दी जाए तो आपको सेटिस्फैक्शन हो जानी चाहिए। बिल्कुल, कॉम्पनसेशन तो मुझे मिलना चाहिए और आपको वहीं मिले। आप ये चाह रहे हैं डहर की ऐसे आपको आना ना पड़े, और आप या फिर आना चाहते हैं कराची? मैं आना चाहता हूँ, ये मुझसे बिल्कुल ठीक है। तो रजा साहब, ये एक वादा कर लेते हैं नेशनल टेलीविजन पे कि जब सैफी साहब वापस आए तो उनको उनकी पेंटिंग्स मिल जाएं। हमारे शो का मकसद भी ये है कि हम एक कंक्लूजन पे लेके जाएं। सैफी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सीनियर डायरेक्टर कल्चर एंड एग्जीबिशन रजा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। यू नो, आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही पर्सनल चीज़ है। दोनों का मौक़िफ़ हमने सुना, और यही हमारी कोशिश रही कि दोनों का मौक़िफ़ सुने, और उसमें सैफी साहब की भी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है और लैक है, और रजा साहब भी अपनी जगह पे ठीक कह रहे हैं कि जी 1 हफ्ते का हमारा पास टाइम पीरियड होता है। और सैफी सुब्रो, अपना आर्ट वर्क जो है कभी नहीं छोड़ना। आर्ट वर्क ये एक खास आपके ऊपर कहते हैं ना कि हर कोई नहीं कर सकता ये काम, और कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, और आप बहुत हुनरमंद हैं, और हमारी कोशिश यही है और दुआएं भी यही है कि आपका हुनर, और आप शो पर आए ना, आप कराची आए तो फिर शो पर भी आए, अपना आर्ट वर्क दिखाएं यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म पर। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू आप दोनों का, आपने हमें ज्वाइन किया और वक्त दिया। राजन, शायद में वक्त खत्म हो चुका है, हो गया है बिल्कुल, पता नहीं चला कुछ भी। बात जबरदस्त भाई, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया और जिस तरह का फीडबैक देते रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल हम दोबारा मिलेंगे, कल जुम्मे का खूबसूरत दिन है, कुछ अच्छे अगर शेर व शायरी भी हो जाए तो कल हम करेंगे। अब तक के लिए मुझे और ज़ुहैब को इजाज़त दीजिए, कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।